संदर्भ क्या है और हमारी अपनी समझ वहां पर क्या है, ये जो मैच करना चाहिए, उसका एक अभाव है। कविता नहीं समझ आने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि कवि जो कह रहा है, कवि की जो रेंज है, कवि की जो क्षमता है, जहां तक उसकी सीमा है, बहुत संभव है कि उसका संदर्भ हमको पता नहीं है। कई कविताएं बिना संदर्भ के लिखी जाती हैं या समझने वाला ही फिर उसको समझ पाता है। कई बार होता है, हमारे पास भी है, हमको भी समझ में नहीं आती है, भले कितना ही पढ़े। तो एक तो समझ नहीं आने का पहला कारण यह है कि कवि और पाठक उनके जो क्या कहेंगे उसको मानसिक स्तर, उसको समझने में जो अंतर है, कम या ज्यादा की बात नहीं कह रहा हूँ, अंतर है, उसके कारण ये जो अधुगाम कविताएं समझ में नहीं आती है। वही हंस वाली बात मैं कह रहा हूँ। एक कारण तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि संदर्भ का मैंने कहा, हमको संदर्भ मालूम नहीं रहता। बात दोहरा रहा हूं कि कवि ने क्या समझ के कहा है और हम समझ क्या रहे हैं। अगर वो संदर्भ हमको पता रहे तो हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तब हम कविता के साथ कवि क्या कहना चाहता है उसके साथ हम बना सकते हैं। ये दो मुख्य चीजें हैं, इसके समझ में नहीं आएंगी। आपने अधुगाम भले लिख दिया है, लेकिन बात कविता की हो रही है। बार बार मेरे मन में अटक गया है बात, वो हंस वाली बात, तो किसी पत्रिका में हो सकती है। ये दो मुख्य चीजें हैं जिनके कारण हमें समझ में नहीं आती है। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि कविता भले छप जाती है, भले हम में छपे, लेकिन ये कोई बहुत स्थापित बात नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी कविता ही हो। अंक में छप गई इसलिए वो बहुत अच्छी कविता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मान के मत चलिए। अधिकांश अच्छी हो सकती है या उनका विषय चयन है किसी दूसरे कारण से उस चीज को ले रहे हो, इसलिए उन्होंने छापा हो, तो एक अलग संदर्भ हो सकता है। लेकिन आपकी कविता को समझने के जो लिहाज है, नजरिया है, उसके हिसाब से हो सकता है कि बुरी कविता हो या अच्छी कविता नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रही। तो इस तरह के दो तीन जो मुख्य चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकांश कविताएं हैं वो हमारे समझ में ऐसी ही स्थितियों के कारण नहीं आती है। कई बार हम अपेक्षा करने लगते हैं कि कविता इस तरह से, हमारा अपना भी एक रहता है, हर व्यक्ति का अलग अलग यूनिट है और अपने अपने ढंग से वो सोचता है, उसके सोचने का लेवल है, तो उसके हिसाब से भी वो वहां पर मैच नहीं करता है। मैं आपको अधिकांश कविता छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। जो आप कह रहे थे राजकुमार भाई कि बड़ी कविता किसे कहते हैं, जो आकार का भी छोटी है, अब वो जो याद है वही कह रहा हूँ। और हमारे बीच में कविता गुजरती है, तो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे मित्र हैं रजत कृष्ण, उनकी कविता है। रजत कृष्ण को हिंदी का स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, उनकी शारीरिक अवस्था के कारण। ये इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप कविता की गहराई को समझ सकेंगे। उनकी एकदम सरल आसान भाषा है, सुनिएगा। जिंदगी बड़ी फूल की, जिंदगी बड़ी फूल की, डाली में तो महके ही, महके वह टूट बिखर कर ही। जिंदगी बड़ी फूल की, डाली में तो महके ही, महके वह टूट बिखर कर रही। फूल की हो मेरी जिंदगी। अब आप इस कविता की रेंज देखिए, एक सोच देखिए, व्यक्ति कवि खुद अपने स्तर पे क्या चाह रहा है। उनकी दूसरी कविताएं सरोकारों वाली है, लेकिन जब फूल होता है डाली में भी खिलता है तो महकता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तब उसकी महक नहीं जाती। हम इंसान इस तरह हो सके कि हम न रहे तब भी हमारी महक, हमारे अच्छे काम जमाने में रहे। इस तरह की एक फूल को कामना कर रहे हैं सभी। आप कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, आपके ऊपर है। एक उदाहरण दिया ना, जैसे कि इस बात का वो जो कविता लगी थी सामने में, उसको एक बार बताइए। दरअसल वो ना हिस्सा है, वो लंबी कविता के बीच का हिस्सा है, तो उसके लिए आपको संदर्भ चाहिए। पूरी कविता शुरू में पढ़ते जाएंगे तब जाके वो चीज समझ में आएगी। फिर उतरे की व्याख्या करना की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ बहुत पीछे से आ रहा है, अब वो हम देख नहीं पाएंगे। फिर इतने की बात करेंगे तो हाँ वो अलग व्याख्या होगी, उसको पीछे में लेके आना पड़ेगा, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ इधर आप देखिए, ये कोई ये आना है, कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। कहाँ है शहर में, अब कोई जिंदगी की तरफ।
कितनी बड़ी बात थी निरफा की। तो ये आपको आसान समझ में आ गई, वक्त समझ में नहीं आई। यहाँ एक बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि उसे जो उसका संदर्भ है आपको पता नहीं। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, वो भी कहते हैं कई बार क्या होता है, किसी ने कहा था कि तमाम लोगों को कि कविता भी जैसे गणित की तरह होती है। 5वीं का गणित, 10वीं का गणित, 12वीं का गणित, BSc का गणित और MSc का गणित। तो अब ऐसा मान के चलिए साधारण मुक्तिबोध की कविता MSc की गणित है, तो हमारा अपना लेवल वहां तक आए तो समझ में आएगा। तो बहुत इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिसलिए हमको कविताएं समझ में नहीं आती है ना। ठीक है, फिलहाल लेकर रखें। आपको कोई और इस पे डाउट हो या कुछ तो डिस्कस करना होता है। अभी ये कुछ भी रथ जी कह रहे थे कि कविता मेरे ही हिसाब से हो। हम लोग प्रश्न करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज रहती है या मैं कविता लिखूं ही, ये एक अनिवार्यता को भी ना हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि कितना जरूरी है। सवाल आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो उनके हाथ में पीछे की बात करते हैं, मुझे लगा आप ठीक कहते हैं, आपको नहीं है करके उत्तर आपको नहीं दे रहा हूँ। इस पे और कुछ कहना हो बताइए। तो उसे समझने के लिए हमको बार बार मतलब पढ़ना पड़ेगा, कहना चाहिए, है ना, कविताओं को। मुक्तिबोध का ही कथन है, साहित्य में रहने के लिए साहित्य से निर्वाचन जरूरी है ना। तो ये जो पढ़ने वाली बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी को पढ़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, सुख दुख दर्द को देखा हुआ व्यक्ति रहेगा, तो ज्यादा फिर कहीं पर कोई भी लिखे फिर कवि का नाम मुख्य नहीं रहेगा, अब कविता पे आराम से प्रवेश कर सकेंगे। ये दोनों चीजें हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, वो दृष्टि देती है आपको, लेकिन आपकी अंतर्दृष्टि दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, वो जितना विस्तारित होगा, जितना बड़ा होगा, उतना अच्छा होगा। कई बार ऐसा लगता है सर, सामने वाला हमें ना ठग रहा है, ऐसा लगता है। हाँ। जैसे कि उसका कई तस्वीर भी बनाया रहता है, चित्र वगैरह जो रहता है, रेखा चित्र, वो रेखा चित्र भी हमें कुछ समझ नहीं आता, और वो जो कविताएं हैं वो भी समझ नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ भी लिख करके हमें ठग रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। सवाल आपका। देखिए, हर एक की ना अपनी सीमा होती है, मेरी अपनी सीमा हो सकती है समझने की चीजों को, और कलम का अपना असीमित होता है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अंतर है पाठक का या श्रोता का या जो आकलन कर रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, उसका और बनाने वाले के बीच में कहीं न कहीं दूरी होती है। ये दूरी जितने दोनों के बीच में जितनी ज्यादा कम होती है, वो ज्यादा बेहतर स्थिति है। नहीं तो आप तो ये जानते हैं कि एक आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग 1 महीने तक एग्जीबिशन में उल्टी लटकी रही और वो करोड़ों में नीलाम हुई। पेंटिंग का तो ऐसा है कलाओं को लेकर, तो ये पे बहुत गहराई पे जा सकते हैं, बहुत डिटेल में बात हो सकती है। बहुत साधारण में मैं दो तीन चीज जो मेरे समझ में आई, कविता नहीं समझ आने का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, उससे उदाहरण दिया है। पाठक का अपना विजन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और कोई अपने अपने तरीकों से रेखा चित्र को या कविता को लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कविता तो सवाल उठाते हैं ना कि पाठक के ऊपर ऐसा थोड़ी है, तो एक पक्षी थोड़ी होती है कोई चीज, आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसमें कोई शक कोई नहीं। जो वो कह रहे थे ना, उन्हीं को उसी का मैं कह रही हूँ कि अपना अपना विजन हो सकता है। कई बार नहीं आती समझ चीजें, तो आप अपने सोच को मतलब दायरा बढ़ा सकते हैं कि क्या हो सकता है, यदि 3 लाइनें भी खींची है कहीं पे। ये मेरी बात को आगे बढ़ाया, थैंक यू। आगे अपन बाकी वो ले लेते हैं, है ना। आपने एक सवाल एड्रेस किया है, बाकी नमस्कार साथियों। मैं उस तरह से ये राम जी हैं, ये कॉलेज वाले हमारे साथी हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं भी आपके जैसे ही बिल्कुल हिंदी का कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कविताएँ जरूर लिखता हूँ और बहुत सालों से लिखता हूँ, 25 साल होने वाले हैं। तो ये जो आज बहुत सारी कविताओं के ऊपर बात हो रही है, तो सबसे पहले कुछ बातें मैं इस बारे में जरूर कहूँगा कि हमें जैसे कविताएँ अपन लिखते हैं तो
खुद ही फैसला कर लेना चाहिए कि हमें ये कविताएं क्यों लिख रहे हैं हम और फिर किसके लिए लिख रहे हैं और कैसे लिखेंगे। ये सब बातें जो कई सारे सवाल रहते हैं ना, उनका सबसे बड़ा हल तो ये है कि अगर आप कविता लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको लगातार पढ़ने होंगे। आप क्या समझते हो, कविता को सबसे सरल चीज समझते है ना। अब आपसे कोई कहे डॉक्टर की कोई चीज समझ नहीं आ रही दवाई, तो अपन तो पूछ के आप डॉक्टर ही समझेगा, है ना। ऐसे ही हर विषय की अपनी एक अनुशासन होता है, वहाँ तक पहुँचने का भी तमीज होनी चाहिए ना आपको। उतना पढ़ो आप समझो तब तो वहाँ तक पहुँचोगे, और नहीं फिर आप नहीं पढ़ पा रहे चीनी भाषा तो आप कहने लगोगे यार ये तो भाषा ही नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रही इसकी भाषा नहीं। आपको उसका सब बातें समझना पड़ेगी तब। ऐसी कविता है या संगीत है या फिल्म है या कोई भी विधा है, उसका एक न्यूनतम समझ आपको पैदा करना पड़ेगी। और समझ पैदा करने का एक तरीका ये है कि आपको लगातार उसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो साथी बैठी है, इन्होंने एक सवाल किया था कि मैंने बीच में लिखना छोड़ देती हूँ या कोई विचार नहीं आते, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा ना करने का जरूर नहीं है। जैसे आप कविता लिखते हो तो कविता अगर नहीं लिखना, कोई दिमाग में नहीं आ रही बात, तो उसका अर्थ ये है कि आपके भीतर कुछ ऐसी बेचैनी बचेगी। और बेचैनी जो है या विचार जो है, मोदी कहते थे कि वो कोई ऐसी चीज नहीं कि मतलब सोच के ले आओ आप या वो अपने आप आ जाए, तो नहीं आ रहा तो आप क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हिंदी में भी है ऐसे कभी, तो रहते हैं आपको 9 से 10 कविता लिखना है, तो बैठ गए टेबल पर और जो भी लिखा और लिख दिया। ऐसे नहीं होती कविता। ये यदि ऐसा सोचते हैं कि अपने आप मतलब रोज लिखेंगे तो लिखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप अगर ऐसा कर रहे हो, जो भी लोग कविता लिखते हैं जो भी साथी, उनके लिए एक सुझाव मैं दे सकता हूँ कि अगर उनको कविता लिखना है या इस क्षेत्र में काम करना है तो उन्हें लगातार डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखोगे तो उसमें 2 चीजें होती है। उसमें एक तो ये है कि 1 साल बाद जब आप अपने लिखाओ को पढ़ो समझ में आएगा कि यार 1 साल कितनी सारी नई चीजें सीख गए, मतलब आप अपने खुद का विकास भी आप उसमें देख सकते हैं कि आपने कितना विकास किया है। दूसरे की भी नहीं, अपनी डायरी पढ़ते समय आ यार ये तो इतनी बेवकूफ चीज थी जो मैं समझता नहीं था और अब मेरे समझ में आ रही। क्योंकि ये ऐसे कविता के या कला के कोई ऐसे फार्मूले नहीं है कि हम तुरंत आपको सिखा दें, कंप्यूटर में सिखाए तो ये वाला दोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे फार्मूले नहीं है कि कविता। जिस तरह से जीवन जैसा जटिल है ना, जीवन के सवाल समझ में नहीं आते लोगों को, कई लोग तो पूरी जिंदगी खपाए इतने सरल सवाल नहीं समझ पाते। अब ऐसी कविता जो है ना, उसमें ऐसे फार्मूले लागू नहीं होते। और जैसे लोग सोचते हैं कि प्रसाद जी कहते हैं ना कि रिजल्ट निकालना शतरंज का 10 सुनो, पहला घंटा बजेगा, दूसरा घंटा बज जाएगा, अरे ये लीलावती कलावती लगी खत्म, पहला अध्याय समाप्त। ऐसा हल नहीं है उसमें, है ना। वो एक प्रोसेस है, कोई भी विचार या कोई भी रचनाशील का एक तरह की प्रोसेस है और उस प्रक्रिया में हम अगर शामिल हैं तो वो सतत प्रक्रिया है, ऐसे नहीं रुकेगी। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ कि 2012 से लेकर 2017 तक 5-6 साल मैंने कोई भी कविता नहीं, एक शब्द नहीं आया तो मतलब जबरदस्ती कैसे लिखोगे। तो उस समय जब आप नहीं लिख पा रहे तो ये इसका अंदाजा आपको उससे नहीं कि मेरे जीवन, उससे उसका अर्थ ये है कि आपका जीवन बदल रहा है। आप अपने आप को समझो, अपने जीवन को समझो कि कविता लिखना सरल काम नहीं है। कविता वो ऐसी गोली की तरह होती है, कई बार तो अपन मारो तो सामने उल्टी आके लगेगी आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा उसका। इसलिए कविता लिखना बहुत तकलीफ दे और बहुत दुष्कर काम है। जो लोग सोचते हैं कि यार इसमें थोड़ा नाम कमा लेंगे, बढ़िया तालीम बन जाएंगी और उसमें छपेगी तो लोग पढ़ेंगे, तारीफ करेंगे, ये सब कारणों से जो लोग लिखते हैं उन्हें तुरंत बंद कर देंगे। कविता उनके लिए नहीं लिखनी चाहिए। कविता एक तरह की ऐसी चीज है कि हम मतलब ऐसा जैसे गूंगे की आवाज बन सके, दूसरे जो लोग बोल नहीं पा रहे उनकी आवाज हमारी अगर कविता बन सकती है तो हम कोशिश करें, तमाम सारे दुखों में उसको लाने की कोशिश करें। अगर कोशिश में सफल होते हैं, यदि वो भला कुछ कर पाती है उस तरह से, हमें लगता है कि ऐसा हो गया, मतलब आपका अनुभव ऐसा व्यक्तिगत अनुभव, ऐसा सामाजिक अनुभव बने जो कई लोगों की मदद पहुंचा सकता हो, है ना, जो लोगों की जुबान बन सकता हो, तो तब कोशिश करें कविता लिखने की। अन्यथा जो लोग सोच रहे हैं कि साहब मैं बड़ा
तो बहुत सारे काम हैं जो अगर बन जाओ आप कुछ भी काम करने लगो, हजारों तरीके हैं जो कर सकते हैं आप, लेकिन कविता मत लिखो, क्योंकि कविता वैसे ही बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं लोग इस समय, और तो आप दूसरे काम करो, लेकिन कविता तब लिखो तब आप कविता लिखे बिना रह ना पाओ। पहले मैंने सच करूँगी बात, मैंने कहानियाँ लिखता था, मेरी कहानियाँ छपी हुई, इन कहानियाँ लिखना मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं एक कहानी लिखता था तो कहीं तक 5-5-6 दिन सो नहीं पाता, नींद नहीं आती, तो ऐसा लगता है इतना तकलीफ का काम है कि इसको मैं कैसे करूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। कविता लिखी, कविता में भी कई सारी तकलीफों से आपको गुजरना पड़ता है, और लिखना जो है अपने आप में, जो भी लोग लिखते हैं वो ये समझो कि जिस समय हम रचना प्रतिक्रिया से जूझ रहे हैं, उन चीज़ों को गुजर रहे हैं, वो जो उससे मुक्त जब लिख के होते हैं तो वही सुख है। उसके बाद आप सोचोगे कि मेरी कविता वहाँ दिल्ली की बड़ी पत्रिका में छप गई, इसने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, ये उसमें आ गई, ये बातें तो बात की है ना, वो उसमें खुशी हो सकती है आपको साहब, ये मेरी कविता जो मैंने सोचा था कि ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये कई लोगों की मदद कर रही है। तो उस तरह की चीज़ें होती मतलब कविता में रीसाइलिंग एक कहानी थी, मतलब तो नहीं है, लेकिन वो है कि वो लेखक रहता है, वो ये सोचता है कि अब मेरा लिखना इतना बेकार है और अब मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा। इन तरीकों की दुकान में जाता सब्जी वाली किसी को, वो एक आदमी से पूछता है कि ये सामान दे, लेकिन वो पढ़ रहा है ध्यान से, इतना सुनता नहीं, 2-3 बार सुनता है, बाद में देखता है यार ये तो मेरी कहानी पढ़ रहा है। तो ये आदमी इतना मतलब जो इतना मगन है उसमें, तो मैं उस चीज़ छोड़ने की सोच रहा हूँ। तो ये जो आनंद है ना, इसे कहते हैं अपन पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कारों में यदि आपकी रुचि है तो आप कविता अन्यथा ये जो सीधी बातें होती है ना, तब हम मतलब इसके साथ बैठ गए और वहाँ चले गए, से ये लाभ हो जाए चक्कर में आप को नहीं रहते। अब दूसरी बात ये भी कही कि कैसे लेके करता है जो होती है, मैं थोड़ा सा पढ़े अगर मैं आपको समझाता हूँ। एक हमारा दोस्त है पवन करण, आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, कविता लिखते हैं, उनकी एक कविता लिखी और वो उसकी बहुत 1-1.5 साल तक हंस में चर्चा हुई उस कविता की, तो उसका शीर्षक था, ईश्वर ने दूसरी कविता पर उसको लिखा था, क्योंकि 2 कविताएं चर्चित हुई, उसका शीर्षक था तेरी कविता का प्यार में डूबी हुई माँ। मतलब उन्होंने एक क्रांतिकारी कविता लिखी थी, माँ प्यार कर रही किसी पुरुष से और उसके ऊपर कविता लिखी, इसलिए बहुत जबरदस्त चर्चा। अब मैं ये उस कविता की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि उस कविता में क्या होता है कि उस माँ की लड़की है ना, देख रही है माँ को प्यार करती है, और वो कविता में मतलब इस तरह का ट्रीटमेंट, मतलब उसको अपन बोलते हैं इस तरह से लिखिए कि वो लड़की कहती है कि यार ये ऐसा करती है तो इतनी खुश है माँ, ऐसा करती है, ऐसा लड़की करे। अब उसको जैसे ही मान के चलो कि उसको बेटा देखे उसका माँ को प्यार करते हुए, फिर वो कैसे कहेगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी कविता लिखना। ये सोचो, आप कल्पना करके देखो, मतलब जैसे ही अपन आएंगे या मैं कहूँ कोई बात, तो प्रथम पुरुष में जब बात कहता हूँ तब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, जब अपन कहते हैं तब राम के साथ ऐसा हुआ, बात बदल जाती है। तो ट्रीटमेंट जो कविता का है ना, वो चुनता है कि आप कैसे लिखते हो, कितनी रिस्क है। जब आप प्रथम पुरुष में कोई बात लिखते हो तो वो जिम्मेदारी अलग तरह से आपके ऊपर आती है और लिखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, और फिर मतलब दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। ऐसे तरीके जो होते हैं वो सब आप सीखोगे पढ़ने के बाद। कविताएं इसी तरह की कविताएं आप पढ़ो और समझ में नहीं आया तब भी पढ़ो। जब हम छोटे थे, नवी में जब मैं फेल हो गया था मतलब, तो 10वीं में आया तो समझ में नहीं आती थी इसमें क्या करें, ट्यूशन लगाने से पैसे नहीं मिलता एक बार, तो फिर एक सिद्धांत किसने बताया, क्या रोज पढ़ो आप उसे। जैसे केमिस्ट्री पढ़ने में रोज पढ़ोगे, 1 बार समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार 4-5 बार जब पढ़ोगे ना तो अपने आप कुछ चीज़ अपने आप पढ़ने लगेगी। तो खुद पढ़ने का जो सीखने का जो चीज़ है ना, ऐसे ही आप कविता में मेहनत करो। आप ये मत समझोगे अपने आप अरे समझ नहीं आया तुरंत क्या करेंगे, बार बार पढ़ो ना। अब जैसे ये कह रहे थे अभी कि चित्र समझ में नहीं आ रहा है, अब चित्र के भी कई तरीके होते हैं। अब सामने मीराबाई बैठी है वीणा में, अब उसमें समझने की क्या जरूरत, बैठी है ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ कठिन होगी उसमें आपको देखना पड़ेगा, तो आप उसको देखोगे तो चाहोगे। यदि ऐसा प्रोसेस करता है कोई चित्र तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हर आदमी अलग तरह से आ रहा है, तो आप उसमें सोच रहे हो अर्थ निकालेंगे। तो ये जो अर्थ निकालने के चक्कर में और कुछ ना कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, जो बेचैनी होती है ना वो भीतर, ये गलत है। कला के साथ ऐसी उम्मीद नहीं रखती। मतलब रिजल्ट देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा तो रिजल्ट सत्यनारायण किताब में करता है,
तो वो पढ़ो, आप रिजल्ट तुरंत मिलेगा। ये मत करो, ये काम करना बड़ा मुश्किल है। अब कविता किस तरह से काम आती है, मैं एक उदाहरण, 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने अभी एक कविता लिखी, उससे पहले मैं अभी श्रीराम इन्हें उनने मुक्ति बोध का वो जो एक लेख है 3 चरण वाला, उसमें तो 3 चरणों की बात की है। उसमें उन्होंने ये कहा कि कविता जैसे अपन लिखते हैं ना, तो उसमें पहला चरण उन्होंने ये बताया, जैसे कोई चीज आपके दिमाग में आ गई, मतलब देख के आपने कोई अनुभव बेचैन किया, तो वो पहला क्षण होगा कि आप देखा और आपको बेचैन। दूसरा क्षण ये है कि वो आपके भीतर जाए, दिमाग में उसका और भी कई चीजें मिलेगी, फैंटेसी जो होती है कल्पनाशीलता, उससे और ज्यादा नई चीज मिलेगी। तो वो दूसरा क्षण ये हुआ कि वो नया, उससे मिलकर नई संवेदनाएं, नई तरह की चीजें बनी, तो दूसरा क्षण। तीसरे क्षण जब लिखते आप, वो कहलाता है कविता का तीसरा क्षण, उसमें आप कागज को कलम को दर्ज करते हैं। तो अब उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी आपको, भाषा का। और आप सोचो कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा लिख दें, है ना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए काम है कि जैसा हम सोचते हैं और जिस चीज के बारे में सोचते हैं, वहां तक हमारे शब्द पहुंच नहीं पाते। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ने का अभ्यास करना पड़ता है, लिखने का भी अभ्यास करना पड़ता है, और उसकी ही समझ होनी चाहिए कि हम पहुंचा कर रहे हैं। कई बार आपकी अप्रोच ही ऐसी हो कि वो चीज ही झूठी हो, मतलब लिख किस विषय पर रहे हो, कैसी चीज, मतलब वो कौन सा अनुभव। अब कई बार क्या है कि अनुभव बहुत पास का होता है, उस पर लिखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार दूर का आदमी लिख देते हैं, हमें के लंदन के ऊपर कहानी लिख दो आप, है ना। तो रचना का जो यथार्थ वो अलग होता है, वो ना तो दूर का यथार्थ होता ना पास का होता है, उसमें कल्पनाशीलता वो होती है, वो एक अलग तरह का है। तो ये सब चीजों की समझदारी आपको लगातार लिख के, और एक अंतर अनुशासन होता है जो धीरे धीरे आता, अपने आप आएगा। आप पढ़ोगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी आपको। खुद मैंने कहा था डायरी लिखोगे तो आपको अपना विकास समझ में आएगा कि आपने कहाँ से लिखना शुरू किया था, कौन कौन सी चीजें। मैं लिखता हूँ, मैं अब देखता हूँ, मेरे को इतनी हंसी आती है कि यार इतनी गंदी कविता है हमने लिखी, मतलब बहुत शर्म आती देख के, वो छुपा दो, फाड़ दो, कोई हो दो, पढ़ ना लेंगे। तो ये चीज अब समझ में आ गई क्या, कितने मजाक करते थे। ऐसे ही जो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उन्हें समझ में आया क्या कर रहे थे हम, है ना, और उसमें खुश होते थे कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया। तो ये खुद अपना विकास आपको दिखना चाहिए। ये आपके भीतर का आलोचक जो है, उसको भी धीरे धीरे बहुत ही नेचुरल और समझदार बनना होगा। वो नहीं है ना, तो खुद की बात जब नहीं है, कोई अपने पास फिल्टर, तो फिर अपन दूसरों को फिल्टर करेंगे, आपको आलोचक हमारे बारे में ये कहते। हम पहले तो समझना उसको और निकालें, उसके बाद फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं हमने जो चीज़ लिखी है वो बहुत अच्छी है, और उसके बाद ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, सब इस पत्रिका में छपे, उसमें छपे, इसमें चली आए, एक से घटिया कविताएं छप जाती हैं, आपको छपी रही हैं, दिन रात छप रही हैं, और गट्ठर की गट्ठर इकट्ठे हो रहे हैं। जाओ किसी में जाकर इतनी लिख रहे हैं कविताएं लोग, आप तो आपको अच्छे बुरे, मतलब आज का जो सोशल मीडिया ने भी गधे घोड़े का अंतर खत्म कर दिया, समझ में नहीं आता। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने से आएंगी। इसलिए कवि को अपने एकांत को बचाकर रखना चाहिए, उसमें वो खुद पढ़े और फिर खुद ऑब्जर्वेशन करे और खुद जाए समाज में, देखे चीजों को। कहते थे ना वो मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाएं फैलाएं, एक कदम रखता कि 100 रास्ते खुलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उनकी नजर में। और सब मैं आप मामले से जानना चाहता हूँ। वो कहते हैं मतलब वैसे इतने सारे हैं, लिखने की कमी है, मतलब अपने उन तक पहुँचने की कमी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। इसमें ये सारे सवाल जो आपके बीच में से आए हैं, और ये शुरुआती सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके एक सवाल पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, और अभी संक्षिप्त में मैंने अपनी बात कही है, और इन सवालों को कभी मैं देखूंगा और कुछ और नई बातें अगर जोड़ पाया अपनी बातों को जरूर। इतने सारे सवाल आए, अच्छा लग रहा है, क्योंकि कार्यशाला पूरी बातचीत यहीं से शुरू होती है। ये सवाल 2 तरह के हैं, एक सवाल रचनाकार की तरफ से है और एक पाठक की तरफ से। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पाठक से होकर के आए हैं कि कविताएं समझ में नहीं आती और उसे कैसे समझे, और इस तरह से आया कि लिखते हुए क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। एक काम तो हम लोग करेंगे सर कि कब
देखिएगा और जो नहीं देख सकेंगे उसे भविष्य में देखिएगा 3 दिनों के बाद। कविता को लेकर के सामान्य रूप से 3 तरह की चीजें हमारे सामने उपलब्ध होती है, और मैं आप लोगों से नहीं, इन लोगों से एक तरह से मुखातिब हूँ, क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हैं, ये जो हमारे साथी हैं इनसे कविता को लेकर के 3 तरह की परंपराएं हमारे सामने है, उस पर चर्चा खूब हुई है। एक तो हिंदी की जो काव्य परंपरा है, जिसमें संस्कृत से ही काव्य शुरू हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआती दौर में ही हमारे जो काव्य शास्त्री हैं, जिन्होंने कविता पर विचार किया है, उन्होंने रचनाकार को और पाठक को दोनों को शामिल किया है। जैसे कि एक बहुत अच्छी किताब है, उसका अनुवाद भी है, और वो काव्य मीमांसा है राजशेखर की। राजशेखर ने बहुत शुरू में एक बात कही थी कि प्रतिभाएं 2 तरह की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ है कि अगर आप कवि होना चाहते हैं तो पहली बात तो ये क्यों होना चाहते हैं, और अगर होना ही चाहते हैं तो उसके होने के लिए क्या क्या उपक्रम आप करेंगे। क्योंकि जैसे सबने कहा ना कि कवि कर क्या, कि इस तरह का कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि कभी कभी मित्र आपके कह देते होंगे आपको कि अरे देखो कवि हो गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दरअसल ये बिल्कुल भी मजाक में कहा गया बात नहीं है। आप इसे इस अर्थ में समझने की कोशिश करिए कि सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, और सूर्य का प्रकाश कहां नहीं पहुंचेगा, किसी के अंतर्मन में तो नहीं पहुंचेगा ना, कि आपके सामने जो है वो क्या सोच रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, और उसकी जो संवेदनाएं हैं वो किस तरह की है। लेकिन एक कवि समझ जाता है, और जब वो उसे एक्सप्रेस करता है या उसको अभिव्यक्ति देता है, तो ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे जुड़ते ही या तो आप रवित होते हैं, या आप वाह कहते हैं, या आप कहते हैं बिल्कुल ठीक ठीक, ये वही बात है जो मैं कहना चाहता था। तो ये इन चीजों को समझते हुए काव्य शास्त्रियों ने 3 बातें कही कि एक तो जो काव्य हेतु के अंतर्गत कहा कि आपके पास सबसे पहले तो प्रतिभा होनी चाहिए। इस पर ढेर सारे सवाल दुनिया में उठे हैं, और भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी विचार किया है, पश्चिम वालों ने भी विचार किया है। बहुत सारे लोग इस बात पर एकमत है कि कवि जैसे कि जन्मजात पैदा होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, और प्रतिभा जन्मजात होती है। पश्चिम में भी प्लेटो से लेकर के लॉन्जाइनस से लेकर के तमाम कवियों ने काव्य लेखन को, कविता के काम को एक तरह से डिवाइन इंस्पिरेशन करार दिया है, एक दैवीय प्रेरणा कहा है। आगे चल करके जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने इसको थोड़ा अलगाने की कोशिश की कि प्रतिभाएं 2 तरह से हो सकती है। एक तो ठीक है कि आप मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि जन्मजात है, और एक कवि ऐसा होता है जो बहुत कुछ पढ़ करके हासिल करता है और अपने को बनाता है। एक दूसरे तरह का भी कवि होता है, और वो जो कवि होता है वो जीवन से आता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिस क्षेत्र में आप हैं, और लगभग ये कविता की दुनिया का एक तरह से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इधर से आसपास का जो पूरा इलाका है, इसे आप कविता के लिए बहुत ही उर्वर भूमि करार दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि ढेर सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति आपको सब जगह नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो उस कविता की आयु कितनी है इस पर आपको संदेह करना पड़ सकता है। वजह क्या है इसकी? वजह क्या ये है कि ये किसी पांडित्य परंपरा में आते हैं, जैसा कि कश्मीर में तो पांडित्य की लंबी परंपरा थी। हम तो यहाँ बैठे हुए और तमाम तरह के एकेडमिशियन जो होते हैं, आपके जो शिक्षक होते हैं, ज्यादातर PhD धारी होते हैं, अगर अध्ययन का मामला होता और ऐसा होता कि वो किसी के सानिध्य में ही लगातार सीख रहे होते, तो सबसे ज्यादा कवि तो वो होते, और वे तो होते नहीं है। तो प्रतिभा के सवाल को 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी तक अब तक आते आते लगभग उन्होंने एक करार दे दिया कि भाई ये जन्मजात, इसका कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी आधुनिक समय में बहुत लोग मानते हैं कि प्रतिभाएं होती है, क्योंकि क्या ऐसा है एक ही घर में अगर 2-3 बच्चे हैं, या एक कक्षा में अगर यहाँ 40 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से 3-4 का जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना ज्यादा है, और उसको देखने का जो नजरिया है किसी चीज को, वो इस तरह का है कि जो बाकी 35 या 36 का नहीं है। जबकि सब एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही जगह पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से देखेंगे, इस पर रसूल ने एक लिंक आपको भेजा जाएगा, रसूल हमजा तोआ की किताब है मेरा दागिस्तान, उस पर लगभग 30 पृष्ठों में बहुत विस्तार से विचार किया है कि प्रतिभा क्या है और कैसे उसको माने और न माने। एक तो ये कहा, दूसरी एक चीज कही कि कविता लिखने के लिए जो जरूरी चीज है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या?
व्युत्पत्ति है, मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ कि टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन वाले निबंध में हिस्टोरिकल सेंस की बात की है और कहा है कि डेट ऑथर भी डेट नहीं होती, ट्रेडिशन की बात की है उस पर आऊंगा। मतलब कि आप अगर अपने से लिखे पूरे पहले ठीक से नहीं जानेंगे, व्युत्पत्ति का मतलब ही होता है कि एक हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करना। अगर आपके पास इतिहास बोध नहीं है, आप नहीं जानते कि कविता की जो ये पूरी की पूरी यात्रा है या कवियों की जो यात्रा है कि आपसे पहले क्या लिखा गया, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका कोई मुकाम बनेगा या आपकी कोई पहचान। अब वक्त जो ये भैया कह रहे थे हरिओम भैया कि भाई पढ़ना होगा, पढ़ना क्या, पढ़ना यही ना कि आप चाहते हैं कि आप लिखें और आप ऐसा लिखें कि जो आज से पहले ना लिखा गया। अव्वल तो ये है कि हर लिखने वाले को यही लगता है कि जो वो लिख रहा है वो आज से पहले नहीं लिखा गया, और ये तभी तक लगता है जब तक हम कुछ पढ़ते नहीं। जैसे ही पढ़ते हैं तो ये पूरा भरभरा करके ये इमारत गिर जाती है और फिर लगता है कि नहीं इससे अच्छा लिखा गया है। तो व्युत्पत्ति में हमारे आचार्यों ने ये कहा कि आप अभ्यास करें पहले क्या लिखा गया है। अब इसके देखिए कुछ उदाहरण, हमारे हिंदी की जितने कवि आप उठा लीजिए पुराने समय से लेकर के नए समय तक, एक बार की आपको पढ़ते हुए लगता होगा कि इन्होंने तैयारी नहीं की थी क्या, या की ही नहीं। लेकिन मैं 3-4 कवियों के नाम देता हूँ, जैसे विद्यापति का नाम देता हूँ। विद्यापति की पदावलियाँ बहुत चर्चित है, मैथिल में है। आप जब उन पदावलियों से गुजरेंगे तो 2-3 चीजें आपको एकदम हतप्रभ करेंगी। हतप्रभ क्या करेंगी? अब वो संस्कृत कविता में मुझे नहीं पता कि कितना है, लेकिन हिंदी कविता ने अब आने वाले 500-600 सालों तक उसको नहीं स्पष्ट किया। कीर्तिलता में विद्यापति बताते हैं कि कवि कर्म क्या है, कवियों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और कवियों को पूछने वाले लोग नहीं है। और फिर वो बताते हैं कि संस्कृत सक्कय वाणी बहुवन भावई, ऐसे करके पूरा श्लोक लिखते हैं कि भाई संस्कृत भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, प्राकृत में वो अपना मर्म नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं औहट में कविता करने जा रहा हूँ क्योंकि ये देश भाषा है मेरी। और फिर वो तो पूरी तैयारी लाते हैं। इस तैयारी को आप देखिए दूसरे कवि के यहाँ, जैसे कि आप जयसी के यहाँ जाइए, हमें लगता है कि जयसी अवधि के कवि हैं और सिर्फ अवधि के कवि हैं और एक प्रेमाख्यानक कवि है। नहीं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो भूल करते हैं। अब मुझे पृथ्वी का काम देखिए तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा पर्शियन लिटरेचर रूमी से लेकर के सब, और हिंदी का लगभग साहित्य जो पहले का है सारा कुछ ऐसे जज्ब कर दिया है। जयसी के सैकड़ों ऐसे कड़वक है जो अपने से पूर्व के में लिखी गई कविताओं के अवधि अनुवाद है, और ये उसकी खूबसूरती है। तुलसी को देखिए, हम कहते हैं कि 12 बरस तक बनारस में रहे, तो 12 बरस कर क्या रहे थे? 12 बरस क्या तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के बाद कोई कवि हो जाता है? या फिर कालिदास क्या कर रहे थे कि चले गए और फिर जब लौटे तो ज्ञान लेके लौटे? ये जो किंवदंतियां हैं या इस तरह की जो कथाएं हैं, इन कथाओं को खोलने की कोशिश करें। अगर आप खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल ये लोग उस कवि कर्म की तैयारी में जुटे थे। क्योंकि उर्दू, इसका एक उदाहरण उर्दू से दे रहा हूँ। जब कोई शागिर्द बनने के लिए किसी के पास जाता था तो उस्ताद आमतौर से कहता था कि बरखुदार जाइए और 5000 शेर याद करके आए। अब सोचिए कि आप आए मेरे पास और कहें कि सर मुझे गजल की कुछ बारीकियां सिखा दीजिए, और मैं आपसे कहूं कि साहब चाहिए पहले 5000 शेर याद करके आइए। आप सोचेंगे कौन सी बला सर पड़ गई, इससे तो अच्छा है कि मैं शेर ना कहूं। लेकिन अब इसके पीछे का मर्म समझिए कि जब 5000 शेर आप याद करेंगे तो तकरीबन 50,000 शेरों से गुजरेंगे आप, और जब आप 50,000 शेर से गुजरेंगे तो इसका मतलब है कि अपने से पहले की लगभग शताब्दियों की गजल की यात्रा से आप वाकिफ हो जाएंगे, और न सिर्फ उसके कंटेंट से, उसकी विषय वस्तु से, बल्कि उसके क्राफ्ट से भी, उसकी संरचना से भी आप ठीक ढंग से परिचित हो जाएंगे। ये इस तरह का रहा है। तो मैं कहता हूँ कि राजशेखर ने एक बात कही काव्य मीमांसा में कि प्रतिभाएं 2 तरह की होती है, एक कार्यत्री प्रतिभा होती है और एक जो है भावित्री प्रतिभा होती है, जिसको 20वीं शताब्दी में टी.एस. इलियट ने अपने निबंध में कहा कि 2 टाइप्स ऑफ टैलेंट होता है, एक क्रिएटिव टैलेंट होता है और क्रिटिकल टैलेंट होता है। एकदम ठीक वही बात है जो राजशेखर कह रहे हैं, और उसी बात को 20वीं शताब्दी में दुनिया का एक बहुत ही बड़ा कवि और आलोचक टी.एस. इलियट भी कहता है
कि भाई कवि के पास एक प्रतिभा थी और उस प्रतिभा से उसने कुछ रच दिया। कवि के पास जो प्रतिभा थी वो क्या थी? बाय बर्थ कुछ रहा होगा, लेकिन कवि ने अपनी परंपरा से भी तो कुछ सीखा होगा, और जो अपनी परंपरा से सीखा होगा या जो उसने इतिहास को से सीखा होगा या जो किताबों को पलट करके सीखा होगा या जो उसने जीते हुए सीखा होगा अपनी जिंदगी में। कहते हैं जिस जिंदगी में संघर्ष जितना ज्यादा होता है, त्रासदियां जितनी अधिक होती है, दरअसल क्या है वो रचनात्मक रूप से सबसे समृद्ध जिंदगी होती है। हम बहुत सारे रचनाकारों को का एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि जिनको बहुत अस्थायी किस्म की नौकरी मिली, ठीक ठीक सेटलमेंट था, आप उनकी रचनाएं उठा करके देख लीजिए, आपको जो है वो चीज नहीं दिखेगी। वो जो सब्लिमिटी जिसे कहते हैं लोनजाइनस, उदात्तता, दिखेगी नहीं। वो बड़ी रचना आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रसाद की कहानी सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि वो 20वीं शताब्दी का आख्यान है, बल्कि ये भी है कि जैसे निराला ने कई लाशें एक साथ धोई थी अपने कांधे पे, प्रसाद ने भी 2-2 पत्नियों को, अपने बच्चों को जो है शमशान तक पहुंचाया था। अपने आसपास पूरा का पूरा वो दौर था जब वो स्पेनिश फ्लू चल रहा था, महामारी चल रही थी, और काशी की स्थिति अगर इतिहास में जाके देखें तो इतनी खराब थी। इसलिए वो जो प्रलय कथा नहीं है, वो दरअसल मृत्यु कथा है, और उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं, इतनी मल्टीलेयर कविता है। तो जब आप जीवन को देखते हैं बहुत नजदीक से, संघर्ष करते हैं, जगहें बदलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी प्रतिभा को समृद्ध करना है या एक व्युत्पत्ति में एक तरह से कुछ जोड़ना है। अब जब इसको आप जोड़ लेते हैं तो फिर काव्य शास्त्री कहता है कि एक तीसरी चीज की जरूरत है आपको, और वो कहता है कि अभ्यास। आपके पास जीवन अच्छा हो, आपने अध्ययन अच्छा किया हो, प्रतिभाएं भी अच्छी हो, लेकिन आप बैठे ही नहीं, आप उसे कागज पर उतारने की कोशिश ही ना करें। इसका बहुत ही सीधा सा उदाहरण प्रेमचंद के यहाँ से मिलता है। प्रेमचंद बड़े कथाकार थे, लेकिन इतना तो आप लोगों ने सुना है कि शिवरानी देवी जी रोज देखती थी कि कितने सारे पन्ने जो है पड़े होते थे। वो लिखते थे और फिर मोड़ करके फेंक देते थे, लिखते थे। हम मुक्तिबोध के बारे में जानते हैं, बहुत से कवियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के कई कई ड्राफ्ट तैयार किए। बहुत से ऐसे कवि, अच्छा चाहिए, हाँ बस इसको करके तो इतने कवियों को जानते हैं। के बाद मैं सिरे से बोलो, उस्ताद अच्छा बोलता है तो बात पूरी हो जल्दी में उसके बाद हाँ ये बात खत्म कर। तो अभ्यास आपको करना होगा। आप अगर नहीं करेंगे तो आप नया रचित या कुछ भी उकेर ही नहीं पाएंगे। फर्क यही है कि आप में और किसी सामान्य पाठक में कि आप एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो कुछ है जिसको आप एक्सप्रेस कर लेते हैं, और उस आदमी के पास भी जीवन है। अब आप कहिएगा कि साहब रिक्शे वाले के पास जीवन नहीं है क्या? वो जो श्रम कर रहा है, कुदाल चला रहा है, उसके पास जीवन नहीं है क्या? संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास व्युत्पत्ति ना हो, उसे ये पता ना हो कि हाँ इसका क्राफ्ट कैसा होगा, या उसके पास श्रम करते हुए इतना अवसर ना हो कि वो ऑब्जर्व की गई चीजों को भी जो है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था ना सर ने कि वो जो है आप बारिश वाला तो नाव लेकर के वो पाब्लो नेरुदा का, कि उसने कहा कि भाई आसमान रो रहा है। अब देखिए उसे तब पता चलता है कि ऐसी ये भी कविता है जब कोई उसे बताता है। तो एक तो ये है कि अगर आप रचनाकार होना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को पर ध्यान दीजिए। इसके लिए राजशेखर को पढ़ने की जरूरत पड़े तो पढ़िए, नहीं पढ़े तो 4-6 रेफरेंस आपके पास जाएंगे। जैसे कि कविता लिखने की समस्याएं क्या है और कैसे आती है। सबसे पहले आप देखिए कि होरेस का बहुत सामान्य सा 3-4 एक आर्स पोएटिका है ब्रिटानिका, तो उसका लिंक और हिंदी अखबार मौजूद। आप उसमें देखिए वो कहता है कि आपने कोई कविता लिख दी तो 9 साल के लिए दराज में छुपा के रखो, 9 साल बाद निकालो, और देखो कि पढ़ने के बाद अगर लगता है कि ये कविता सच में तुम्हें अपील कर रही है, इसका मतलब एक वो कविता है। धैर्य है हमारे पास, हम ऐसे समय में हैं बिल्कुल तत्काल, अभी लिखते नहीं कि तुरंत पोस्ट करते हैं, काम ही नहीं कर पाते। तो एक संदर्भ आपके पास जाएगा होरेस का, एक संदर्भ आपके पास जाएगा लोनजाइनस का, और ये पत्र है। होरेस ने भी पत्र लिखे, लोनजाइनस ने भी पत्र लिखा, और आप सब जिसकी चर्चा करते हैं रिल्के के पत्र तो खैर चर्चित है। 3 ऐसे हैं जो अपने विद्यार्थियों को या अपने जानकार को लिखे गए पत्र हैं, और उसमें सिर्फ इसी बात का जवाब है कि कविता क्यों लिखे, कैसे लिखे, या कविता
बात आप जानते हैं, मेरा दागिस्तान है, मुक्तिबोध की दो सामग्रियां बहुत जरूरी है। एक तो एक साहित्यिक की डायरी और दूसरा वो जो मणि कौल जी ने जो फिल्म बनाई थी सदा से उठता आदमी, अगर रुचि हो तो आप उसे भी देखिए। ये इन सबको पढ़ते हुए आपको पता लगेगा कि कवि वास्तव में है क्या, और वो इतनी सहज या सरल चीज नहीं है जैसा कि हम समझते रहे। ये एक पक्ष हो गया, ये सारा का सारा सिद्धांत, लेकिन क्या इससे भी इसके बाद आपको कविता की दुनिया में जाना होगा और व्यवहारिक तौर से कविताओं को उठा करके देखना होगा कि कविताएं क्या कहती हैं। थोड़ा सा मैं और दूंगा। पहला हिस्सा तो हम लोगों ने बात की कि एक रचनाकार होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको ये कितनी तैयारी करनी चाहिए। आप अगर पाठक है, जैसे कई सवाल आए कि कविता समझ में नहीं आती है, पढ़ते हैं तो और दुकान कविता है समझ में नहीं आती, जिससे आप सीधे सीधे कहें कि छायावाद के बाद या प्रयोगवाद से जो दौर शुरू होता है उसकी कविताएं समझ में नहीं आती। हम लोग भी जब गांव में थे और जो शिक्षक पढ़ाते हैं, अभी भी जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो कविता है ही नहीं, इसको पढ़ाने में सर बहुत दिक्कत आती है। और तुलसी कबीर ये देखिए कितने अच्छे से पढ़ा लेते हैं हम लोग। हुआ क्या कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बदला और उसके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आई। जैसे अभी आपने पूछा कि मुक्तिबोध की कविता है, गुलगल की कविता है, बहुत मशहूर कविता है और गोपाल प्रधान जी ने भी इस पर लिखा और ये बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां हैं। और इस कविता के कई लेयर हैं, जीवन से जोड़ के देख सकते हैं, आपके हृदय में जो द्वंद्व चलता है, मनोविज्ञान पूरा उससे जोड़ के देख सकते हैं, एक सत्ता और एक प्रतिरोध से, एक जो मुगलिया व्यवस्था है उससे कई व्यवस्थाओं से जोड़ के देख सकते हैं। और इस कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती वहाँ आती है जब वो कहता है कि नामंजूर हमको जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर, ये बीच में एक लाइन आती है और फिर उसके बाद वो एकत्रित होने का भाव तमाम तरह की, क्योंकि वो की कई कविताओं में आता है कि वो लोगों को साथियों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो पता चल गया है कि ये सब किए बगैर जो है कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। एक अच्छा पाठक कैसे हो सकते हैं, मुझे लगता है बहुत आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और साथियों के लिए बता रहा हूँ कि 4-5 ऐसे काम हम अगर करें तो हमें किसी शिक्षक की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, किसी किताब की या पूंजी की या कोई ऐसी सहायता की कम जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि हम मुक्तिबोध की कोई कविता पढ़ रहे हैं या थोड़ी देर के लिए मानिए कि हम मीराबाई का कोई पद पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे पहला मामला बनता है वो ये मामला बनता है कि हम ये कहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कवि के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए, जिसे सामान्य शब्दों में तो ये कहते हैं कि बायोग्राफी पता होनी चाहिए, उसका जीवन पता होना चाहिए। सरोज स्मृति का अर्थ संसार तब तक नहीं खुलेगा बेहतर तरीके से जब तक आपको पता ही नहीं हुआ कि निराला का जीवन क्या है। और वो नहीं पता चलेगा कि जब वो आते हैं और उनकी सास कहती कि लो भैया सियाना कर दिया, आप ले जाओ ब्याह करो, और सरोज स्मृति में जो लाइन आती है वो ये आती कि सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा न अहो न कहा, बस इतना ही कहते हैं। और ये क्या स्थिति की जो फूटी कौड़ी तक नहीं है, कैसे अचानक से सास ने कह दिया कि ब्याह करेंगे, या दुखी जीवन की कथा रही, बहुत सारी ऐसी पंक्तियां आएंगी। तो आपको निराला का जीवन मालूम होना चाहिए, आपको मुक्तिबोध का जीवन मालूम होना चाहिए, आपको मीराबाई का जीवन अगर मालूम नहीं होगा तो ये सौंदर्य ही नहीं खुलेगा इस पद की पंक्ति का कि घायल की गति घायल जाने टुकड़ों अगर सजोए, या राणा जी मारो ये बदनामी लागे भी थी। क्यों बदनामी को सेलिब्रेट कर रही है मीरा? हम तो नहीं करते। आप सोचिए कि कविता कितनी शताब्दी आगे निकल जाती है। तो पहला तो ये है कि आप अगर किसी कवि को उठा रहे हैं या किसी कविता के पास जा रहे हैं तो आप उससे जुड़े उस कवि का, हालांकि पश्चिम में और बहुत सारे लोगों ने इसको गैर जरूरी माना, पाठवादी लोगों ने तो माना कि नहीं कवि से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको अलग कर देना चाहिए। आगे ने भी कहा अपने उसी ट्रेडिशन वाले निबंध में कि जो है वो स्कैप कर देना चाहिए जो है रचनाकार के व्यक्तित्व को, लेकिन आगे खुद भी नहीं कर पाए। और भारतीय संदर्भ में जो रचनाएं लिखी जाती है क्योंकि वो जीवन से निकलती है, उसके पूरे के पूरे उसे धसे होने से, सिद्धांत की उसमें महत्वपूर्ण नहीं होती, जीवन महत्वपूर्ण होता है। तो बगैर जीवन को जाने आप कविता के पास नहीं जाते। तो जो एक प्राइमरी टूल्स आपको चाहिए वो ये चाहिए कि आपको उस रचनाकार के बारे में पता होना चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि हम साहित्य के विद्यार्थी या साहित्य समझने वाले या पढ़ने वाले लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि साहब हम तो कविता पढ़ रहे हैं, क्यों कर इतिहास पढ़े हम।
या समाज विज्ञान की चीज क्यों पढ़े? आप मध्यकाल की कविता या रीतिकाल की कविता या किसी भी काल की कविता तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक उस समय के इतिहास से आप वाकिफ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि दरअसल मीरा जिस समय लिख रही थी उस समय स्त्री का जीवन इस पुरुषवादी समाज में, और वो भी जो एक अभिजात सामंती समाज था जहां पर बिल्कुल भी आजादी नहीं थी न तो अभिव्यक्त करने की न बाहर निकलने की, कैसा था, किस तरह का था और क्या कुछ हो रहा था समाज में, ये आपको जानना पड़ेगा। तो एक तो कवि का, दूसरा की इतिहास की जानकारी। अब तीसरी बात यह है कि उस कविता को जब हम अपने समय में ला रहे हैं तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि मीरा ने अगर कृष्ण को मीरा अपनी कविता में लेकर के आई है तो कृष्ण तो मिथकीय चरित्र है, तो क्या कृष्ण ठीक वैसे ही आए हैं उसमें जैसे कि ऋग्वेद के वो अंगिरस के रूप में उनका वर्णन है उस तरह से, या फिर वैसे आए हैं जैसे कि स्वयंभू ने वर्णन कर दिया या धनपाल पुष्पदंत ने उत्तर पुराण में जैसे दिखाया, या फिर विद्यापति ने जैसे दिखाया वैसे आए हैं, या फिर सूर्य ने जैसे दिखाया वैसे आए हैं। मीरा तक आते आते कृष्ण की छवियां बदली है या नहीं बदली है? क्योंकि याद रखिए कि जब आप परंपरा को देखते हुए आते हैं तो आप सिर्फ कविता का कैरेक्टर्स ही नहीं देख रहे होते हैं, उनका संवेदनात्मक विकास भी देख रहे होते हैं और ये भी देख रहे होते हैं कि वो लगातार कैसे क्रमशः आगे बढ़ रही है, कैसे बदल रही है, और आप यह भी जज कर सकते हैं कि वो 2 कदम आगे बढ़ी है कि 2 कदम पीछे गई है। यहीं पर कभी बड़ा हो जाएगा और यहीं पर कभी छोटा हो जाएगा अपने पूर्ववर्ती और कवि से। तो जब आप लेकर के आएंगे तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण का जो वो चरित्र है या चरित्र जिसे आप कहते हैं या वो जो कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा उसकी ऐतिहासिक कथा क्या है। एक दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि मीरा के समय में मीरा जब कृष्ण को ले रही है तो उसका क्या अर्थ बनता है। कमाल की बात है कि मीरा ने एक पद लिखा कि जो कहा ना कि बसो मेरे नयनन में नंदला, जिस पर पद्मावती और शबनम ने, सादरी ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया, और आप देखेंगे कि जो वो सूरत गढ़ी है वो सूरत किसी भी आभिजात्य और किसी भी नागर परंपरा से मैच नहीं करती। तो सवाल ये भी उठता है कि भीलों ने बचाया था मीरा को जब उस सामंती व्यवस्था ने कष्ट दिया था, क्यों? तो हम थोड़ी देर के लिए जा सकते कि आदिवासी समाज समानता के स्तर का समाज था, क्यों ऐसा पुरुष? क्या ऐसी बात थी कि जीव गोस्वामी को कहना पड़ा, ये भिजवाना पड़ा खबर कि जाके कह दो कि मुझे तो आज पहली बार पता चला कि कृष्ण के अलावा इस धरती पर कोई पुरुष नहीं। तो ये क्या अर्थ देता है? ये अर्थ यही देता है कि एक समान धर्म चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए, स्त्री को समान धर्म सहयात्री सहचर चाहिए, न कि वो पौरुष वाला पुरुष चाहिए। तो अब ये अर्थ बदल गया, जो आपका मिथ में था वो मीरा तक आकर के बदल गया, और वही फिर घनन दिया उसके आगे नहीं। तो एक ही मिथक के 2 अर्थ बने, एक अर्थ उसके इतिहास की कथा के साथ बने, एक उस कवित्री के जीवन के साथ बने। लेकिन मान लीजिए कि आप 21वीं शताब्दी में किसी कविता में कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं या 21वीं शताब्दी में मीरा के उसी पद को पढ़ रहे हैं, तो क्या अब उसके अर्थ को या उस कैरेक्टर को आप और एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, करने की कोशिश करेंगे अगर नहीं भी पता है तो। एक काम आपने किया बायोग्राफी से, व्यक्तित्व निर्माण से, दूसरा काम आपने किया इतिहास पढ़ के, तीसरा अगर मिथक है या मिथक से जुड़े हुए चीजें हैं तो, या जिस समय वो प्रयोग की गई और जिस समय आप पढ़ रहे हैं उससे किया आपने। अब उसके बाद एक चौथा काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि अगर साहित्य है तो साहित्य सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़े और आनंद ले लें, आप अपने आसपास से जोड़ना शुरू करिए, जिसको हम कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी आपसी जो आवाजाही है अपने समाज में देखिए, दाएं बाएं देखिए, झांकिए, स्त्री का जो जीवन है, पुरुष का जो जीवन है, या जो कुछ भी है, ये दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, तब जाकर के आप देखेंगे कि कविता न केवल अपने अर्थ का विस्तार कर रही है, न केवल वो आपके अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हो रही है। साहित्य के साथ 2 चीजें हैं, मैं उसे दूसरी तरह से कहता हूँ कि हम ज्यादातर विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हुए पार्ट ऑफ मेमोरी तो बना रहे होते हैं, लेकिन हमें हमेशा सोचने की जरूरत है कि क्या ये साहित्य पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बन रहा है। स्मृति का हिस्सा होना कोई बात नहीं। मेरे एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको भक्ति काल और ऋतु काल की लगभग कविताएं याद है, वो आपको 2 दिन तक लगातार सुना सकते हैं। अभी हमने किया है, अद्भुत स्मरण शक्ति है।
लेकिन आप उनसे कहो कि साहब 2 पेज आलोचनात्मक लिखो तो वो नहीं लिख पाएंगे। क्या फर्क है? तो इस तरह के कुछ काम करके आप ठीक उसी के बराबर जा सकते हैं जिसे टी.एस. इलियट ने क्रिटिकल टैलेंट कहा, जिसे राजशेखर ने भावित्री प्रतिभा कहा। तब आपको लगेगा, जब आप मुक्तिबोध का जीवन जानेंगे, जब वो समय जानेंगे जब ये लिखी गई थी और क्या अत्याचार हो रहे थे और उस समय का समाज कैसा था और क्यों इस तरह का मेटाफर उन्होंने रखा और ऊपर किस तरह से बढ़ा और कैसे करके साथियों को जुटाने की, तुम्हारी हार का बदला चुकाने आएगा, कोई आएगा जो भागा है जा करके, तो ये सब कुछ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से। तब जा करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका विस्तार हो रहा है। भारत बहुत समय नहीं। मित्रों को सुनते हुए कुछ विचार मन में आए, तो कुछ तो पहले मित्रों ने जो बात कही उसके संदर्भ में कुछ उसमें जोड़ते हुए उसके बाद प्रश्न पर 2-2, 3-3 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो। नहीं होगा तो आप बात करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल को फिर लेकर के थोड़ी में 2-2 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो इसका सवाल था, पूर्णिमा का सवाल था कि रचनात्मक मन स्थिति आदमी की हमेशा नहीं, कभी कभी मन उचट जाता है लिखने से, और कई महीने भी ये हो सकते हैं, साल भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लिखने का मन न करे। ये मुझे लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं होता, ये हर रचनाकार के साथ होता है कि उसकी रचनात्मक मन स्थिति वो नहीं, लेकिन उसमें वो दूसरे तरह का रचनात्मक काम करता है। निर्मल वर्मा जैसे बड़े रचनाकार ने कुछ बहुत विश्व साहित्य के अच्छी कृतियों का अनुवाद ऐसे समय में किया जिस समय उनको इस मन स्थिति में नहीं थी। तो कुछ इस तरह का काम, कुछ अच्छी तरह की चीज़ों को पढ़ने का काम उस दौर में आप कीजिए जब आपको लग रहा है कि अभी हमारा रचनात्मक दौर नहीं है, फिर से लौट करके नहीं आया। तब तक साहित्य का हम अनुवाद कर सकते हैं, अच्छे साहित्य पढ़ सकते हैं। हम अगर कविता लिख रहे हैं तो हम उपन्यास पढ़ सकते हैं, हम अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रचनात्मक जुड़ाव बना रहना चाहिए। वो स्थितियाँ फिर लौट के आती हैं, फिर आप लिखने पढ़ने लगते हैं। ये तो मुझे ये लगता है कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए कि अभी हमारे पास ये स्थिति नहीं है तो अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये खत्म नहीं होता, ये चलते रहती है प्रक्रिया, और हर लेखक के जीवन में ऐसे दौर आते हैं कि वो कुछ समय उसको लगने लगता है कि वो उसके लिए थोड़ा बंजर समय। दूसरी चीज़ मित्रों, मैं थोड़ी सी कविता की समझ को लेकर के भी मैं बात करना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, उसको बहुत सरल रूप में मैं 2 वाक्यों में उस चीज़ को कह देता हूँ कि किसी भी जो कृति के अर्थ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के स्कूल हैं, एक कलावादियों का स्कूल है और एक प्रगतिशील लोगों का स्कूल है। तो कलावादी लोग ये मानते हैं कि किसी रचना का अर्थ कृति के भीतर होता है और उसी के भीतर तलाश करने की ज़रूरत है, उसको इतिहास में, समाज में और दूसरी सारी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। साहित्य की व्याख्या साहित्य के भीतर, ये कलावाद एक तरह से होता है। हमारे गुरु थे नामवर सिंह, बहुत बड़े आलोचक थे। वो हमेशा कहा करते थे कि कोई भी टेक्स्ट जो है, कोई भी रचना जो है, कोई भी कृति जो है, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में व्याख्यायित होती है या कॉन्टेक्स्ट में उसके अर्थ को आप समझते हैं। और कॉन्टेक्स्ट हमेशा 2 होता है, जैसा कि आपने कहा कि वह हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें कोई रचनाकार लिख रहा है, तुलसीदास जिस संदर्भ में लिख रहे हैं वो एक संदर्भ होता है और उसमें वो अर्थ होता है। लेकिन एक संदर्भ वह भी होता है कि जिस संदर्भ में हम किसी रचना को आज पढ़ रहे हैं। तुलसीदास ने जिस समय ये रचना लिखी और आज उस 500 साल के बाद में हम उस रचना को पढ़ रहे हैं, हमारा संदर्भ बदल गया है। तो तुलसीदास की उसी पंक्ति का अर्थ हमारे लिए बदल रहा है, क्योंकि बड़ी रचनाओं के साथ, महान रचनाओं के साथ खासियत ये होती है कि वो वक्त के साथ अपने अर्थ को बदल लेने की संभावना उसमें निहित होती है। तो कोई भी बड़ी रचना है तो समय बदलेगा तो वो अपना अर्थ बदल लेगा, इसीलिए वो सार्वकालिक होता है। अब जैसे तुलसीदास की एक छोटी सी पंक्ति है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, एक छोटी सी पंक्ति, तो उसमें हो सकता है तुलसीदास का यही अर्थ होगा कि भाई रावण जो है रथ पर सवार है और राम के पास कोई रथ नहीं है, पैदल चल रहे हैं। लेकिन हम जब आज पढ़ते हैं, हमारे समाज का जो दानवीकरण हुआ है,
राक्षसीकरण जो हमारे समाज का हुआ है आज, वो इतना व्यापक हो गया है कि हमारे लिए लगता है कि जो रावण जैसे लोग हैं वही समाज में सत्ता और सब चीज के प्रतिष्ठान में आज ऊपर बैठे हुए, और जो राम जैसे सरल सहज लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए वो अर्थ बहुत व्यापक हो जाए, उस समय वो अर्थ बहुत सीमित। तो हमेशा जब भी आप रचना को पढ़िए तो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए जिसमें वो लिखी जा रही है, उसका एक अर्थ होता है, और जिस संदर्भ में हम पढ़ते हैं उस संदर्भ को जानने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं साहित्य के विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं ना, अभी कई बात आ रही थी सुबह में कि ये तो हिंदी पढ़ रहा है या हिंदी या साहित्य पढ़ रहा है। तो साहित्य पढ़ना मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप पॉलिटिकल साइंस को समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको इकोनॉमिक्स भी समझना होगा, आपको हिस्ट्री भी समझना होगा, आपको राजनीति भी समझनी होगी, आपको मनोविज्ञान भी समझना होगा, तब आप किसी रचना को समझेंगे। इस बात का जवाब दिया ही नहीं जा सकता है सिर्फ साहित्य के भीतर से कि कबीरदास जिस परंपरा में आते हैं उसमें सारे के सारे लोग शिल्पकार वर्ग से क्यों हैं, कोई भी ब्राह्मण क्यों नहीं है। उस संत भक्ति परंपरा में कोई भी ब्राह्मण कभी नहीं है, कोई भी क्षत्रिय कभी नहीं, कोई कपड़े बुनने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, सब ऐसे लोग। तो इसको जब तक आप इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे उस समय का, इस कविता को आप उस चीज को समझा नहीं सकते। इन्हीं के विश्वविद्यालय से एक बड़े विद्वान आए थे और कबीर के बारे में बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप बताइए कि कबीर के समय में सारे के सारे जो कवि हैं वो आर्टिजन क्लास से क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको इतिहास की और उस समय के मतलब इसकी अर्थव्यवस्था की उनको समझ नहीं। तो अगर साहित्य समझना है तो आपको अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, जिसको मैंने सुबह में कहा था कि सत्य को समझना इतना आसान नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो एक तो बात मैं इसमें जोड़ना चाहता था। दूसरी चीज कि साहित्य का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है ना। वो साहित्य जो है, जो रचना है और जो पाठक, वो दोनों की टकराहट से पाठक के भीतर वो अर्थ ग्रहण करता है। देखिए ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेखक ने जो लिखा है और लेखक ने जो कहा है या कवि ने जो कहा है अपनी कविता के बारे में, वो सच नहीं होता है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि आप कवि पर भरोसा मत करो, आप कविता पर भरोसा करो, उसकी कविता क्या कह रही है। कामायनी लिखने के पहले जयशंकर प्रसाद ने पूरी एक भूमिका लिखी कि कामायनी का ये अर्थ है। अगर मुक्तिबोध उसी को पढ़ करके और उसी दायरे में कामायनी को समझ रहे होते तो कामायनी की कभी इतनी विशद व्याख्या नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए जो रचना है ना, उसमें बहुत सारी चीजें दबाव में आपके आ जाती हैं, जिसके बारे में आप बहुत सचेत नहीं होते, लेकिन वो आपकी रचना में आ जाता है। जो इतिहास का दबाव होता है, समय का दबाव होता है, मनोविज्ञान का दबाव हो जाता है, तो रचनाकार उसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन अपने आप वो चीजें आ जाती हैं। और मुक्तिबोध ने कहा कि कामायनी के भीतर जो है वो यथार्थ, उसके पूरे ढांचे को तोड़कर भीतर प्रवेश कर रहा है। वो उनके चाहने से नहीं हुआ है, वो आ गया है। और तब उन्होंने जो कामायनी की व्याख्या की, वो जयशंकर प्रसाद जो अपनी कामायनी के बारे में कह रहे थे उससे बहुत अलग था, बहुत विशद था, बहुत व्यापक था। एक अच्छे पाठक ने, एक मुक्तिबोध जैसे पाठक ने पूरी कामायनी के अर्थ को बदल करके रख दिया और तार्किक रूप से उसने समझाया कि देखो कामायनी का अर्थ ये है। और जब हम लोग आज पढ़ते हैं तो लगता है कि मुक्तिबोध का अर्थ ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि रचना हमेशा एक रचना और जो पाठक है उसकी टकराहट से पैदा, लेकिन उतना धैर्य हमारे भीतर होना चाहिए कि हम रचना, एक रचनाकार ने जैसे रचना को लिखा है, हम उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ किसी रचना को, हो सकता है किसी कविता को लिखने में 5 दिन आपने लगाए और मैं 5 मिनट में उस कविता को समझ लेना चाहता हूँ, तो हमको तो उस कविता को समय देना पड़ेगा। मैं थोड़ी बहुत आलोचनाएं लिखता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम आलोचना लिखता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक मैं उस रचना को जीऊंगा नहीं, तब तक उसके बारे में मैं नहीं लिखूंगा। मैं 3 महीना तो हो सकता है एक कविता को पढ़ते रह जाऊं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा जब तक वो उसको पूरी रचना को मैं जीऊंगा नहीं। तो रचना को समझना, रचना को जीना भी, और उस तरह से रचना को आप जिएंगे, रचना के साथ रहेंगे, तो वो रचना आपके भीतर खुद प्रतिफलित होगी।
वो जैसे सूरज की रोशनी में ये संभवतः ये बिंब पाब्लो नेरुदा ने दिया है कि जैसे सूरज के बिंब में कमल जो है वो अपने आप खिल जाता है, तो उसी तरह जो रचना होती है वो पाठक के भीतर खिल जाती है, बड़ी हो जाती है अगर उसके साथ आप इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको रचना को समझने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत धैर्य के साथ, बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको पढ़िए, तो रचना बहुत कुछ आपको दे के जाएगी। कभी कभी वो चीज़ भी जो शायद रचनाकार नहीं समझ रहा और वो आपके भीतर वो चीज़ें प्रतिफलित हो जाए। तो एक तो अर्थ के बारे में मुझे थोड़ा सा ये कहना था कि थोड़ा धैर्य से देखिए। मुझे चित्रकला की समझ नहीं है, कविता मैं समझ लेता हूँ, चित्रकला की समझ नहीं है। अपने अपने माध्यम भी होते हैं। जैसे अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि भाई फिल्म लोग नहीं समझते हैं तो मुझे उस पर तरस आता है। तो फिल्मों की अपनी भाषा होती है, हो सकता है कि फिल्म मुझे समझ में ना आए, कविता मुझे समझ में आती। तो मैंने एक मित्र से कहा कि भाई चित्र समझ में नहीं आता, तो उसने कहा कि सर चित्र को आप उसके सामने खड़े रहिए और उसको देखते रहिए, तो वो आपके भीतर अंतर्क्रिया होगी और आपको लगने लगेगा कि इस चित्र में ये है। थोड़ी देर के बाद वो चित्र खुलने लगेगा। तो ये किसी भी रचना के साथ होता है कि थोड़ा धैर्य के साथ, किसी इन्वॉल्वमेंट के साथ जब उसके साथ आप जिएंगे तो वो रचना आपके भीतर एक तरह से खिलने लगेगी और उसके नए नए अर्थ आपको मिलेंगे। लेकिन वो अर्थ तार्किक होना चाहिए। मुक्तिबोध ने कामायनी पर लिखा तो कुछ ऐसे ही नहीं लिख दिया कि इसमें ये है, उन्होंने पूरी तार्किकता के साथ उसको समझाया। आप कोई नए अर्थ की तलाश कर रहे हैं तो आप उसके लिए तर्क दीजिए कि ये तर्क से हमारे ये अर्थ निकल करके आता है। एक जो बहुत सवाल कई तरह से आया आप लोगों की तरफ से, वो तुकांत और अतुकांत को लेकर के, लय को लेकर के, और कोई भी लिखना शुरू करता है तो नए रचनाकारों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वो मान के चलते हैं कि कविता तो लय में होती है, कविता तुक में होती है, कविता छंद में होती है। देखिए ये हो सकता है कि आप लोग अभी लिखना शुरू कर रहे हो और लग रहा हो कि एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को बहुत पहले सुलझा लिया गया। निराला पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छंद के बंधनों को तोड़ा। उन्होंने बहुत सारी कविताएं छंद में लिखी, छंद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन निराला जैसे छंद के बड़े ज्ञाता ने खुद छंद के बंधनों को तोड़ा। आखिर क्यों तोड़ा? तो वस्तुतः ये है कि वो जो पूरा रोमांटिक काल था, चाहे अरोमांटिक काल जहाँ का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, यूरोप का हो, तो कोई भी रोमांटिक काल में एक रिदम, एक लय जीवन में होती है। लय होती है किसान की, वो सुबह उठता है, गायों बैलों को चारा देता है, पानी देता है, सुबह निकलता है, खेत में जाता है, घूमता है, तो उसके जीवन की एक लय। लेकिन आप जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई उसमें जीवन का लय एक तरह से टूटता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, चाहे यूरोप में आई, तो वहाँ भी जो मतलब वर्ड्सवर्थ के बाद या रोमांटिक कविता के बाद जो टी.एस. एलियट का दौर आया, तो वहाँ गद्यात्मकता लौट के आई कविता, वो गीत और लिरिक समाप्त हो गया। तो वो गीत का दौर अब नहीं, अब जो हमारा समय है, समाज है, वो एक तरह से तनाव का समय, बहुत ही द्वंद्व का समय। इस द्वंद्व और तनाव के दौर में अगर आप गीत लिखने लगेंगे तो उस गीत में अपनी बात आप कह ही नहीं पाएंगे। मुक्तिबोध जो कहना चाहते हैं, एक छोटी सी कविता ये है, लेकिन ये महाकाव्य है फूलगवती। इस पर बात करेंगे तो पूरे इस कविता के माध्यम से अपने समय और समाज को आप समझ सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो इस कविता की मैं व्याख्या कर सकता हूँ, पूरी आधे घंटे तक व्याख्या करके समझा सकता हूँ कि ये कविता क्या है। तो इस बड़े जटिल यथार्थ को आप गीत में, गजल में कभी इसको अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते हैं जो मुक्तिबोध इसको करना चाहते। तो हमारा आज का जो एक तनाव द्वंद्व से भरा हुआ समय है, इस भरे समय में आप लय में, तुक में, क्योंकि जीवन में ही लय नहीं, समाज में ही लय नहीं, तो उसको लय में आप बांधेंगे तो कविता हमेशा अधूरी होगी, वो कविता कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे पिछले, मुझे लगता है कि 100 साल की, 100 साल की जो कविता है, उसने छंद को त्याग दिया। निराला के बाद से जो महान कविता है, बड़ी कविता है हिंदी की, वो आज पूरी तरह से अतुकांत और बिना छंद के लिखी जा रही है। इतने सारे कवि, इतने सारी प्रतिभाएं, वो कोई ऐसी नहीं थी कि वो सिर्फ निराला को देख के रच रही थी।
मतलब हमारे जीवन का यथार्थ है, वास्तविकता है कि उसमें गीत लिख करके और इस तरह के तुक में लिख करके चीज़ें आप अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते। हमारे गुरु एक और थे, बहुत बड़े गुरु रहे हैं, और जो कुछ मैं समझता हूँ शायद गुरुओं की कृपा से ही समझता हूँ। तो मेरे एक बहुत बड़े गुरु थे केदारनाथ सिंह, जो एक तरह से जिनको मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कविता का। तो वो पहले बहुत अच्छे गीत लिखा करते थे और उनके गीत बहुत लोकप्रिय थे। तो उन्होंने गीत लिखना छोड़ दिया और फिर वो अतुकांत कविताएं लिखने लगे। तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि सर आप उतने सफल गीतकार थे, आपने क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि होता यह है कि गीत में पहली पंक्ति जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, और बाद में वो तानाशाह की तरह वो दो पंक्ति हो जाती है और पूरी कविता में हम उसी का निर्वाह करते हैं, उसी की तरह दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति लिखते हैं। तो उसमें विस्तार और विकास की संभावना ही नहीं है। तो उसमें आप सत्य को, यथार्थ को बहुत दूर तक आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो वो गीत की सीमा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा और मैं इस कविता की तरफ आया। दूसरी बात एक जो इस बच्ची ने उठाया, लय का और प्रवाह। देखिए ये जरूर निराला ने कहा था कि हम छंद मुक्त कविता लिख रहे हैं। छंद से मुक्ति की बात की, क्योंकि हमारी जो संवेदनाएं आती हैं, विचार आते हैं, वो किसी नाली में बंधे हुए नहीं आते कि यहाँ पर जगन होगा, यहाँ पर मगन होगा, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर लघु होगा। ये मात्राओं में हमारे भीतर की अनुभूतियाँ नहीं आती, हमारे विचार नहीं आते, हमारे फीलिंग नहीं आती। और आपने पहले से खांचे बना दिए, ये छंद है, ये छंद है। तो उस छंद में फिट करने के लिए आपको क्या होगा कि बहुत सारे अपनी भावनाओं को, विचारों को आपको काट करके और उसके अनुसार आपको, जैसे कविता की नाभि बनी हुई है पहले से, उससे हो करके आपको गुजरना है। तो निराला ने कहा कि भाई इसमें तो कविता लिखी ही नहीं जा सकती, नाली में बंद करके नहीं लिखी जा सकती। तो इस तरह से उन्होंने उसको अपनाया और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कविताएं, बड़ी कविताएं, महान कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। और जो लोग आज उस पिछड़े हुए छंद में लिख रहे हैं वो एक तरह से अपने समय के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए हैं, वो पूरी तरह से समग्रता में यथार्थ को अभिव्यक्त नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जो छंद से मुक्ति है वो हमारे समय की अनिवार्यता है और हमारे इतिहास के अनुरूप है, उसको आप बदल नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि विधाएं भी समय के साथ पैदा होती हैं। ये सारे संसार में एक तरह से गद्यात्मक कविता जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ आई है। उसी तरह से जैसे उपन्यास भी एक विधा है। आप चले जाइए, हमारे यहाँ प्राचीन काल में कोई उपन्यास नहीं मिले, क्योंकि वो आधुनिक युग की चीज़ है, वो लोकतंत्र के युग की चीज़ है, वो मध्य वर्ग की चीज़ है, वो पूंजीवाद के उदय के साथ आई, वो पहले लिखा ही नहीं जा सकता। तो उसी तरह से ये जो कविता लिखने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो समय के साथ आती है। तो इसलिए आज के समय के द्वंद्व को, यथार्थ को, उसकी वास्तविकताओं को आप उसमें छंद में जाकर के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कविता में लय जो होती है वो लय रहती है कविता में, उसका अपना एक जो प्रवाह होता है वो प्रवाह कविता में होती है। निराला की बहुत सारी कविताएं जो छंद में नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो एक उसमें एक लय है, एक लयात्मकता है, एक प्रवाह है। मुक्तिबोध की बहुत सारी कविताएं, यही कविता जो आपके सामने, भूल गलती बैठी है जिरह अख्तर पहन कर तख्त पर दिल के, अब इसमें एक पूरी लय है, लेकिन इसमें कहीं भी छंद नहीं। तो लय बहुत अलग चीज है, कविता में लय हो सकती है और तुक और छंद बहुत अलग चीज है। और तुक जब आप मिलाने लगते हैं तो बहुत सारी अनर्गल चीजें भी आप लिखते हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि के यहाँ भी आपको मिल जाएगा, बहुत बड़े कवि, लेकिन वो नक्र चक्र फक्र का तुक मिलाने लगेंगे जिसमें किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं रहे। तो इस तरह तुक मिलाने के क्रम में हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो मैं अपनी समझ के अनुसार जिस तरह से था, मैं ये तुक वाली बात और गद्यात्मकता वाली बात आपसे की। और भी एक आध सवाल जो लग रहा है कि जरूरी है, तो अभी अगर समय हो नहीं, अभी 2-4-10 मिनट में और कुछ सवालों पर बात किए जा सकते हैं। हाँ, जैसे कि तुक और छंद हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, उसमें हीटिंग लाइन देते हैं जो अधुकांत रहता है, तो उसको बढ़ाकर हम आगे की कविता को लिख सकते हैं। इसमें मुक्त छंद छंद में ही, मतलब छंद हम लोग मिला रहे हैं, तो जैसे 2-2 लाइन में अपन छंद और तुक मिला रहे हैं, तो 2-2 लाइन को छोड़ के अपन 3-3 लाइन गिर देंगे अपनी भावनाओं को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप छंद मिलाने की कोशिश करेंगे ना,
तो आप अपनी संवेदना के साथ, आप अपने विचार के साथ और आप अपनी सोच के साथ आप ईमानदारी कम बरतेंगे और फिर वो छंद मिलाने के चक्कर में ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो छंद मिलाने के चक्कर में ये होगा कि आपका अनुभव, आपकी अनुभूति, आपका यथार्थ, वो उसके साथ आप समझौता करें। जो कहना चाहते हैं समझाए। हाँ, तो वो आप ये इसी अनुरूप कहिए, उसको छंद को छोड़ दीजिए और जिस तरह से आप सही तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, भले ही वो छंद न मिले, भले ही वो एक लाइन दो लाइन के बराबर ना हो, लेकिन उसमें वो प्रवाह तो रहेगा। अगर आपके भीतर वो संवेदना है, अगर वो पीड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं वो लय आ जाएगी उसमें। तो उस लय में आप मुक्त छंद में चीज़ें लिख सकते हैं, जो कि पिछले करीब करीब मुझे लगता है 100-125 साल का हमारी कविता का जो इतिहास है, बड़े से बड़े कवि हैं वो इसी मुक्त छंद में कविताएं लिख रहे हैं। सर जैसे कि मुक्त छंद, मतलब हम लोग छंद में लिख रहे हैं और कविता में हम लोग 5 से बोलना चाह रहे हैं, है ना, तो एक गति देने के लिए और कहीं ठहराव देने के लिए उसके लिए क्या करना? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जो ये कविताएं लिखी गई हैं, इन कविताओं को पढ़िए। जैसे बड़े बड़े कवि जो पढ़ते हैं, जैसे आलोक धनवा ने कविताएं लिखी, आलोक धनवा का पाठ बहुत अच्छा है, खुद केदारनाथ सिंह का पाठ बहुत अच्छा था। तो वो जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें पॉज नहीं आता, उनमें गति नहीं आती, उनकी कविता में गति नहीं है, ऐसा नहीं है, उस कविता में भी गति। मैं बिना छंद की कविता आपको पढ़ के सुना सकता हूँ जिसमें बहुत अच्छी गति है, उसमें एक लय है लेकिन उसमें छंद नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वैसा नहीं होगा। वीरेंद्र डंगवाल की बहुत सारी कविताएं जिसमें कहीं भी पारंपरिक रूप से छंद नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो एक लय, एक प्रवाह, एक ठहराव, एक उतार, एक चढ़ाव वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, अप्स एंड डाउन दिखाई पड़ेगा। सर जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं ना, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें हम लोग को गति देना है, इसमें हम लोग को ठहराव देना है? देखो, एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं कहना चाहता हूँ नए लेखकों से, कि हम में से बहुत सारे लेखक जो हैं, जो नया लिखना शुरू करते हैं, वो सिर्फ हमारा ध्यान लिखने पर रहता है, हमारा ध्यान पढ़ने पर नहीं रहता। हमारे गुरु ही कहा करते थे, बड़े बड़े गुरु कहा करते थे कि बड़ा बड़ा रचनाकार भी जो है वो अपने समय से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने समय की कविता से सीखता है कि हमको कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने द्वंद्व को, अपने तनाव को इस भाषा में कवि अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पा रहा है। अगर कुछ कविताएं जब इस तरह का आप पढ़ लेंगे तो लगने लगेगा कि ये तो ज़्यादा आसान है और इसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो आधुनिक लेखक है, कवि है, वो अपने समय की रचनाओं को पढ़ता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपकी परंपरा, या आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो उसी तरह की कविताएं सुनाई जाती है जो छंद वाली है, तुक वाली है, तो आप मान लेते हो कि यही कविता है। और पिछले 50 साल की कविता से, 100 साल की कविता से बिल्कुल अपरिचित हो आप। रघुवीर साहब ने क्या लिखा आप नहीं जानते, मुक्तिबोध ने क्या लिखा आप नहीं जानते, केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा नहीं जानते, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा नहीं जानते, नरेश सक्सेना क्या लिख रहे हैं नहीं जानते हैं। तो भैया जब इसको नहीं पढ़ोगे, तो अभी तो कह रहे थे दीक्षित जी ना कि टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो कवि होता है वो अपनी पूरी परंपरा को हड्डियों में बसा करके लिखता है, हड्डियों में ले जाता है पूरी परंपरा को और तब वो आगे बढ़ाता है अपनी परंपरा। तो आपको तो वैसा कवि बनना है ना, आपको ऐसा वैसा कवि थोड़े बनना है कि हम 2-4 कवि सम्मेलनों में गए, तालियां पिट गई और महान कवि हो गए। तुम्हारा विश्वास नहीं बनता। आपको तो वर्षों तक अपनी कविता को जीवित रखना है, तो उसके लिए पूरे ट्रेडिशन को आत्मसात करना पड़ेगा अपने भीतर। कविता आज कहाँ तक है और उससे हमको कहाँ आगे ले करके जाना है, ये तो तभी होगा जब आप अपने समय की रचनाओं को, तो ये दोनों साथ साथ कीजिए। आप अपने समय की अच्छी रचनाओं को पढ़िए और साथ साथ लिखना भी जारी रखिए। आप देखिएगा कि 6 महीने के भीतर आपके भीतर की कविता में लिखने की स्थिति में बदलाव आ जाए। तो पढ़ना और लिखना साथ साथ होना चाहिए। नए लेखकों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने दौर के अच्छे कवियों को, लेखकों को आप जरूर पढ़ें और उसी से आप सीखेंगे कि कैसे बेहतर हम लिख सकते हैं, कैसे अपने लेखन को अच्छा कर सकते हैं। सर इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, भागवत रावत की एक कविता है सर जी, जिसका हमने पिछले साल यही लय बनाया था। आतुकान कविता है लेकिन लय बनाया था, उससे मैं रखना चाहूँगा जी। साथी ने जो कहा है उसके लिए, न जाने कब से मिलना चाह रहा हूँ एक आदमी से
जिससे मिलते ही गले लगने पर न जाने कब से मिलना चाह रहा हूँ एक आदमी से, जिससे मिलते ही गले लगने पर दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम, दोनों की कमीज की जेब में रखे चश्मों के फ्रेम, दब कर सचमुच टूट जाएंगे, दब कर सचमुच टूट जाएंगे। बातें करते करते बीत जाएंगी ये सारी रात और खाना रखा रखा ठंडा हो जाएगा। बातें करते करते बीत जाएंगी ये सारी रात और खाना रखा रखा ठंडा हो जाएगा। न जाने कब से लिखना चाह रहा हूँ एक लंबी चिट्ठी जिसका कोई और छोर नहीं होगा। न जाने कब से लिखना चाह रहा हूँ एक लंबी चिट्ठी जिसका कोई और छोर नहीं होगा। न जाने क्या क्या नहीं लिखा होगा उसमें, न जाने क्या क्या नहीं लिखा होगा उसमें, और अंत में कुछ भी ना लिख पाने का अफसोस लिखा होगा। न जाने कब से जाना चाह रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही बोल पड़े सारी जगह। न जाने कब से जाना चाह रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचते ही बोल पड़े सारी जगह। अच्छा हुआ तुम आ गए, बड़ी देर लगा दी मगर अच्छा हुआ तुम आ गए। चलिए आगे कोई सवाल आपका और है इसमें से एक जानना है? 5 मिनट हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं सर लोगों ने तो बहुत गहराई में बात बताई ना आप लोगों को। एक साथ 3-4 सवालों के जवाब तो नहीं कहूँगा, सब एक सवाल भी नहीं है। दरअसल रचना की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से, क्योंकि मैं जो सवाल है उसके जवाब आज वो तक सारे आ ही जाएंगे सामने। अभी कवियों की बात हुई, कविताओं की बात हुई, बड़े बड़े नाम और तमाम चीजों के ऊपर। एट प्रेजेंट मैं खुद कविता लिखता हूँ या लिखी है मैंने, तो मैं कोई बड़ा कवि नहीं उस लिहाज से मत पूछिए, लेकिन कवि हूँ ऐसा कह सकता हूँ। कुछ कविताएं मैंने लिखी। तो पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे आपने यहाँ पर ये जो लय वाला मामला है ना, वो आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कविता में लय की बात वास्तव में है वो अभी भी नहीं है, ऊपर दूसरी बात होगी मैं करूँगा। और शीर्षक चयन, कविताओं का विस्तार कैसे होता है, शुरुआत और अंत कैसे हो। कोई एक कविता पढ़ के मैंने खुद लिखा तो कैसे हुआ, मैं अपने अनुभव को बताऊंगा आपको। सिंपली ये व्यवहारिक चीज होगी शायद, तो आपको लगेगा कि कोई चीज जैसे परिणाम तक आती है ना। एक कविता है मिट्टी की दीवारें, ठीक। अब ये हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ, ये घटनाक्रम में आपको समझ में आएगा कि कैसे निकलती है कविता। मैं उस समय स्कूल में लेक्चरर था पहले, एक लड़की हाथ पर नहीं भर पाई थी कक्षा 10वीं का, तो हम लोग खुद बाइक पे चले गए घर खोजने के लिए। और बड़ी मार्मिक वो थी मामला था कि उसके पिताजी परिवार समेत पलायन कर रहा था और बच्चों को भी लेके जा रहा था। आप जानते हैं कि यहाँ पर इधर हमारे महासमुंद जिले में बहुत ज्यादा होता है पलायन, यूपी में ईंट भट्टा वगैरह के लिए। अब वो दुर्गा नाम की लड़की थी और मिट्टी की दीवारों वाला उसका घर था। वहां मैंने बात की थी, वो डायरी में अलग लिखा है मैंने, वो पर छप चुका है वो। फिर जो भी हुआ बाद में एक बार फिर गया उनके घर, तो तब तक वो जा चुके थे। तो गांव में वो घर थोड़ा सा अलग ही था, मिट्टी की दीवारों वाला, कोई नहीं था, तो उसका जो सन्नाटा था और बच्ची पढ़ नहीं पाई थी तमाम चीज। वो एक संवेदनशीलता के कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो घर को देखा इतना अकेला और तन्हा है और यहाँ रहने वाले लोग कहाँ चले गए। तो आपके अंदर जो मनुष्य है इन चीजों को जब महसूस करने लगता है तो तकलीफ होने लगती है और तब जाके कविता निकल के आती है। मैं बहुत एकदम व्यवहारिक, आप लोग आजकल के युवा है तो मैं उसको परिभाषित थोड़े आधुनिक तरीके से करना चाहूँगा भाषा के स्तर पर भी, कि व्हाट्सएप चलाते हैं आप सभी लोग, मैसेज आता है और आपका दोस्त है, करीबी है, परिवार का है, कुछ बहुत ही दिल को छूने वाला प्रसंग आता है तो आप उस पर हार्ट
दिल का इमोजी डालते हैं, तो इमोजी का युग है। हिंदू सभ्यता के बाद आज हम इमोजी पे आ गए हैं, सिर्फ चित्रलिपि पे। तो करीबी है, एक प्रेम उमड़ता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर हृदयता है, वो मनुष्य है। आप अलग से इमोजी डालते हैं, बड़ा सा दिल डालते हैं, लाल रंग का, धक 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 करता है। यही धड़कन जिस दिन दुनिया के सुख दुख दर्द पीड़ा तकलीफ में समा जाता है, जो आपका जो दिल है, जो आपकी जज्बात है, जो भावना है, निजी पे होकर सार्वजनिक हो जाता है, वैश्विक हो जाता है, कहीं पर भी हो जाता है। पेड़ कोई कट रहा है, उसको देख तकलीफ होती है, तो आप वहां पर आपके अंदर कवि बनने के एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप कवि बन सकते हैं, इसकी संभावना आपके अंदर आ जाती है। तो यही हुआ, इस मिट्टी की दीवारों वाले घर को देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हूँ और इमोशनल जल्दी हो जाता। तब आके मैंने ये कविता लिखी। तो कविता कैसे लिखी मैंने, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इस वजह से मैंने ये वाली कविता लिखी। मेरी सारी कविताओं के पीछे कोई ना कोई वजह है। अभी जितना कुछ लिखा हुआ है सबके पीछे कोई ना कोई वजह है। वजह आपको तलाशनी होगी, वजह हृदय लाना पड़ेगा। जो इमोजी आप अपने करीबी के मैसेज में डालते हैं, दुनिया के दुख दर्द में खोजने लगिए, तो आपके अंदर ये चीजें उभर के आएंगी। तो ये हो गया कविता मेरे अंदर, ये वाली कैसे आई। दूसरी चीज, जिसका शीर्षक दिया मिट्टी की दीवारें। जाहिर भी बात है, मिट्टी का घर था, आपको बताया मैंने, तो मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं लगा कि इसका शीर्षक मिट्टी की दीवारें। वो क्यों हो, ये छोटी कविता पढ़ के आपको लगेगा। तो मैं लय भी बताऊंगा ये कैसे कहां से वो टूटता है। कविता को छोटी कविता है तो मैं सुना देता हूँ, ताकि उस पर हम अपनी रचना प्रक्रिया पर बात कर सकें। मिट्टी की दीवारें। अपनी मिट्टी की दीवारों वाले घर से कभी स्कूल जाती है बेटियां, आजकल ईंटें बना रही हैं परिवार समेत लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर में। पिता का कर्ज उतारने अपनी माटी से दूर पराई मिट्टी पे ईंटें बनाती हैं, पकाती हैं और खुद पकती हैं। इनके हाथों पे बनी ऊंची ऊंची दीवारों में लगने वाली ईंटें, इनके हाथों की पे बनी ऊंची ऊंची दीवारों में लगने वाली ये ईंटें क्या कभी सोचती होंगी। ऊंची दीवार मतलब अमीरों के घर में, ये प्रतीक है, आपको समझना होगा, प्रतीक कहना होगा। इनके हाथों पे बनी ऊंची ऊंची दीवारों में लगने वाली ये ईंटें क्या कभी सोचती होंगी कि सुदूर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसी घर की मिट्टी की दीवारें कितनी अकेली हैं। तो कविता छोटी है, कविता हो गई खत्म। लेकिन मैंने इस पीड़ा को इस तरह से महसूस किया। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहले में हमने क्या रचा, एक दृश्य रचा कि कल तक स्कूल आते थे वो बेटियां आज कहाँ हैं, जगहों पे। इतने कम शब्दों में आ गई बात। फिर उसका पिता कर्ज लिया था, इसलिए वो दलाल के हाथों मजबूर था, तो जाना पड़ा परिवार समेत। तो पिता का कर्ज उतार। यहाँ पर कितना वजन है बच्चों के ऊपर, आप ये भी समझ सकते हैं। अपनी माटी, यहाँ मैंने माटी और मिट्टी दोनों शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, अपनी माटी से दूर, अपना है इसलिए ज्यादा करीब मैंने उस शब्द को रखा माटी कह के। पराई मिट्टी से ईंटें बनाती है, दूसरी जगह गई है फिल्म को मैंने मिट्टी कहा, ये मैंने जानबूझ के कहा। माटी और मिट्टी अलग अलग इसीलिए रखा, अपना और पराया का भेद करने के लिए। ईंटें बनाती हैं, पकाती हैं और खुद पकती हैं। खुद पकना समझ रहे हैं ना, कि व्याख्या की जरूरत तो नहीं है। फिर एक आया कि इनके हाथों पे बनी ऊंची ऊंची दीवारों में, जाहिर सी बात है कमाने यहाँ पहुंच गए हैं। और ये ईंटें कहाँ लगेंगी, ऊंची दीवारों में। ऊंची दीवारों मतलब एक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो अमीर गरीब का फर्क आ गया है बड़े घरों में, वहां लगने वाली ईंटें वो क्या है, पकी हुई ईंटें है ना। अब ईंटों का क्या है, मानवीकरण है एक तरह से। वो ईंटें सोच रही है इस तरह की चीजें है ना। क्या कभी सोचती होंगी कि सुदूर छत्तीसगढ़ इनके गाँव का जो मिट्टी की दीवारों वाला घर है, अकेला खड़ा हुआ है, कि सुदूर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसी घर की मिट्टी की दीवारें कितनी अकेली। एक सवाल आ गया। अब मैं नहीं समझता कि इसको व्याख्या की जरूरत है। पलायन से लेके पीड़ा और बेटियों का और संतान का और कर्जा और तमाम तरह का दुख दर्द,
इतनी चीजों को एक पर जज्ब करके लिखा। अब इसको पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा, अब जाहिर सी बात है इसका शीर्षक क्या हो सकता था, मिट्टी की दीवारें ही हो सकता था, क्योंकि मुख्य विषय वही है, उसी में सार है सारी चीजों का, वो तन्हा वही है, मिट्टी की दीवारों पर ही बात हो रही है, उससे जुड़े लोगों पर ही बात हो रही है। ईंट की दीवार नहीं रख सकता था, इसका नाम है, ये आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको। अब एक बात था, कहां से हम कविताओं की लय को कैसे बनाए। अभी आप लोग कह रहे थे वो गेय है, लय उसके अंदर ही, लेकिन आपने कहा, लेकिन जब हम वाचन कर रहे हैं, क्या है ये पढ़ने की भी एक कई स्टेज होते हैं, तरीके उसके भाव होते हैं, रूप होते हैं। तो मैंने पहली लाइन जैसे लिखी, अपनी मिट्टी की दीवारों वाले घर से, इतनी एक लाइन, मैं इसमें आगे भी जोड़ सकता था कि अपनी मिट्टी की दीवारों वाले घर पे कभी खुल जाती, इतना लिख के एक लाइन खत्म कर सकता था। फिर नीचे आता मैं, ये बेटियां, आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। एक बात आप जो कहना चाहते हैं, उनको कहने के लिए जो भूमिका तैयार होती है पहली लाइन में या बाद की लाइन में, उसकी एक निश्चित लंबाई, निश्चित मतलब आपके कहन के स्तर पे वो एक शब्द का भी हो सकता है, 5 शब्द का भी हो सकता है। मान लीजिए पहली लाइन है वो भी, तो घर से के बाद मैंने लिखा कभी स्कूल जाती है बेटियां, तो ये दूसरा सीन आया है दूसरे वाक्य में। यहाँ पर जो लय है वो बनी हुई है और हम दूसरे चित्र में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक मिस्त्री होता है, मकान बनाता है, सीधा सीधा दीवार बनाना ठीक है, इंजीनियर लोग नए नए डिजाइन लाते हैं, लेकिन मकान सुंदर लगता है कि नहीं, कोई तिरछा निकला रहता है, कोई बीच में जाती है, रंग रंग का डिजाइन करते हैं। कभी भी इसी तरह से उसको ना, एक कविता का एक भाव होता है, इमारत की तरह एक एक ईंट को ना शब्दों की ईंट में सजाता है। वो जितना बेहतर सजा होगा, उतनी सुंदर वो पढ़ने में कविता लगेगी, उतना सुंदर उसका रूप रंग होगा। लय यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन बात हो चुकी बहुत, तो इस तरह की लय बनाई जाती है। किसमें? अब दुकान वाला मामला तो छोड़ दिए हम लोग, तो फिर मुझे बहुत समझ भी नहीं है उसको समझाने की, लेकिन इस पे बता पा रहा हूँ आपको। तो तीसरी लाइन हमने लिखी, आजकल ईंटें बना रही परिवार समेत, यहाँ ब्रेक किया। फिर कौन सी लाइन आ गई? लखनऊ बाराबंकी सुल्तानपुर, मतलब ये 3 नाम जरूर है, लेकिन पलायन की पीड़ा पे भुगतते हुए लोग पता नहीं दुनिया में किस किस जगह में, किस किस शहरों में गए होंगे, वो उसका एक विस्तार है, पाठक को समझना है, टेस्ट कर देगा। तो फिर खंड उसका बदलता है, अब एक पॉज लेते हैं, विराम लेते हैं, एक पूरा दृश्य को जज्ब करते हैं, इतनी चीजों को, ये अब आगे क्या होगा, एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम आगे कैसे ये बढ़ेगी। फिर आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पिता का कर्ज उतारने का तमाम चीजें आती हैं। तो शुरू हुई कहां से? अपनी मिट्टी की दीवारों वाले घर पे कभी स्कूल जाती है बेटियां से शुरू हुआ था। छोटी कविता खत्म कहां हो रही है कि शुरू छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसी घर की मिट्टी की दीवारें कितनी अकेली। आपको लगता है क्या इस कविता को आगे लिखा जा सकता है? अब बात खत्म हो गई थी जो कहने की, अब इसको पहले भी आप खत्म नहीं कर सकते थे। एक उदाहरण दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई तरह के पैमाने में इसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक उदाहरण बताया अपना लिखा हुआ, मैं क्या सोचकर इस कविता को लिखा था वो भी बताया, क्योंकि प्रक्रिया कैसे हुई वो भी बताया, और एक चीज शायद शुरुआत और अंत ये भी इसमें आ गया, विस्तार कैसे करें। इसको भी मैं थोड़ा 2 मिनट पर बताता हूं आपको विस्तार कैसे होता है। अब विस्तार में एक समस्या है, वो कहां तक जाना चाहिए, क्योंकि विस्तार में बहुत ज्यादा किया जा सकता है, फिल्मों का प्रतीक करके उदाहरण दे देकर बहुत लंबा किया जा सकता है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है कहीं न कहीं। हम लोग ने मोहन कुमार डहरिया जी की बातों पर बात कर रहे थे, तो यही चीज निकली। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, एक शीर्षक का भी इसमें मामला बन रहा है। अब कविता का शीर्षक है ढींग एक्सप्रेस। तो सर जैसे भी कह रहे थे कि मैं भी शुरू कर रहा था, आपको पहले संदर्भ मालूम होना चाहिए। ढींग एक्सप्रेस किसी ने सुना नहीं है आमतौर पर, ठीक ऐसा नाम हुआ। तो दरअसल असम
गुवाहाटी से दिल्ली जो एक्सप्रेस चलती है उसका नाम है ढींग एक्सप्रेस। ये फर्राटा था जिसमें गोल्ड मेडल आया था राष्ट्रमंडल खेलों में। धान रोप रही थी वहां से, धान के खेतों में, और गोल्ड मेडल लेके आई। क्या बेहतर था कि इसके लिए कौन सा देना था मुझे शीर्षक? ढींग एक्सप्रेस। मैं नहीं माना क्या फर्राटा कुछ ऐसा कुछ भी दे सकता था, लेकिन अब देखिए ये आगे कैसे बढ़ती है ये इसमें भी। इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब इसकी शुरुआत इस बच्चे की जो प्रतिभा है, उसका खेल का जीवन है, गोल्ड मेडल है, उसके जीवन के पीछे जो समाज है, पूंजीवाद मीडिया और गोदी मीडिया, तमाम तरह की सारी चीजें इसमें आ गई। चंद्रयान 2 में चल रहा था, वो तमाम चीज इसमें एक साथ कैसे है, वो संदर्भ वाली बात। आप कितनी चीजों को में जोड़ सकते हैं। एक बात तो हिमा दास की हो रही है, सुनिएगा। धान के खेतों पे उपजी टखने भर मिट्टी पानी की ऊर्जा उसके रगों पे होकर ट्रैक पर सनसनाती भाग रही है, ठीक। और उसके कदमों के नीचे की जमीन सुनहरी होती जाती है गोल्ड मेडल के कारण। आगे सुनिएगा, जो घटनाक्रम घट रहा सबको लिखा मैंने। गूगल में खोजकर उसकी जाति, एक प्रवृत्ति भारत की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है इस देश की। गूगल में खोजकर उसकी जाति कुछ लोग निराश हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के कमेंट पढ़ रहा था, इसलिए मैंने एक लाइन को डाला कि गूगल में खोजकर उसकी जाति कुछ लोग निराश हो रहे हैं। उधर उत्तर काशी में अभी 3 महीनों में एक भी लड़की ने जन्म नहीं लिया। ये तथ्य है, अखबार की हेडलाइन थी। उत्तर काशी क्षेत्र है जो 3 महीने में कोई लड़की जन्म नहीं ले रही थी, भ्रूण हत्या तमाम चीजों का। एक लाइन को समस्या भी आ गई उसी समय जब हम हिमा दास की बात कर रहे हैं। तो और एक लाइन आगे सुनिए, इधर एक पूंजीवादी खेल हार कर सुस्ता रहा है। क्रिकेट में भारत हार गया तो वो भी आ गया। यहां हमने लिखा फिर पी रहा है विज्ञापन वाला शीतल पेय। इसमें भी व्यंजना है, तंज है, बहुत सारी चीजें हैं। और एक तथ्य और था जब मैं रह रहा था उसके बाजू वाले यूपी के गांव में हुआ था घटना। इसी समय सोनभद्र में जमीन से जुड़े 10 लोग मार दिए गए हैं जमीन की खातिर। किसान लोग ही थे, उन्हीं को मार दिया गया था। ये हिमा दास पर लिखते लिखते ये 4-5 चीजें जो समय घट रही थी, जो विडंबना है समाज की, देश की, वो सारी चीजें यहाँ आ गई। अब आगे थोड़ा सा है, उसके अंग्रेजी नहीं बोल पाने को कमजोरी बताने वाला प्रवक्ता चुप है आज। हैरान है अभिजात्य मीडिया के कैमरे, एक दुबली फनुली फर्राटा भरती देह उन्हें खींच रही बार बार। उसकी गति इतनी तेज है कि वह उनके बने बनाए फ्रेम से बाहर हो जाती है। बना बनाया फ्रेम समझ रहे हैं ना? मेरी फेमस बुक में बारिश की कविता की एक लाइन है, महुए के नीचे बैठती थी सोनापति जो बोड़ा बेच रही है, उसको कंडक्टर बोला था, बस में मैं था, कितने का था वो? 40 का। कंडक्टर ने जोर से फिर निकाल के जोर से पूछा था खिड़की पे, 20 में देगी? सोनापति ने इनकार में कर दिया। कंडक्टर बड़बड़ाया, किराए में 5 रुपए भी कम नहीं करने वाला कंडक्टर बड़बड़ाया, इन लोगों का भी भाव बढ़ गया। इन लोगों वाला शब्द को पहुंचते हैं आप, इसका पावर अगर आप कविता में लिख रहे हैं तो इन लोगों का कह के आप कितने बड़ी चीज का या शोषित और पीड़ित लोगों की बात को आप आगे कर रहे हैं और शोषण की भाषा क्या है उनको स्पष्ट रूप में वहां पर दर्ज कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर थी कि उनके बने बनाए फ्रेम से, अभी मीडिया आप देखेंगे तो दिल्ली ही देश है इनके लिए, हम लोग नहीं है यहाँ दूरदराज के। तो ये बना बनाया फ्रेम को कौन तोड़ रही है? एक लड़की देहात की, असम की। अब बना बनाया फ्रेम बहुत सारा है, कई रूपों का है, रूप रंग का है, जाति का है, धर्म का है, अमीरी का है, गरीबी का है। इस सारी फ्रेम को क्या कर रही है? उसकी गति इतनी तेज है कि उनके बने बनाए फ्रेम से बाहर हो जाती है। अब आखिर में सुनिएगा, उसी में और घटना होता है। गोल्डन गर्ल दौड़ रही है पटरियों पर और चंद्रयान भेज रहा अनंत को। यह 2 दृश्य एक साथ हैं। राष्ट्रगान बज रहा है, मेडल लटकाए बिटिया मुस्कुरा रही है, लड़कियां तैयार हो रही हैं भागने को ढींग एक्सप्रेस की तरह। क्या मतलब? आलोक खानवा की कविता है भागी हुई लड़कियां, तो बहुत अच्छा उन्होंने परिभाषित किया। ऐसा भी कहे जिस पे बात नहीं किया जाता।
लड़कियों का भागने का मतलब ही समाज में इस तरह से परिभाषित है कि ये पूरा विस्तृत विमर्श पर आता है हमारा। यहाँ पर मैंने भी लड़कियां तैयार हो रही भागने से और उनके सपोर्ट में हो भागने के, लेकिन किस तरह से भागना है? एक एक्सप्रेस की तरह भागना है। आप अपनी लड़कियों पे अपील है यहाँ पर एक या बने बनाए प्रेम को तोड़िए, अपनी काबिलियत हो खेल से हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से हो सकती है, अपनी जज्बात जो भी आपकी जो योग्यता है उसके माध्यम से हो सकती है। आप प्रेम को तोड़िए। यहाँ कितनी सारी चीजों को तोड़ने की बात हो रही है हेमदास के माध्यम से। तो आप कविता जब लिखते हैं, मैं ये कविता कैसी है वो तो आलोचक तय करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आप लिख रहे हैं तो उस समय का जो सरोकार है वो उसमें शामिल होना चाहिए, और सारे सरोकार आपके आजू बाजू खुद के साथ की तरह है। अगर उसको आप दर्ज नहीं कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि कविता लिखने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो ये एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि कितने तरह की दिक्कतें हैं, लिंग भेद है। आप मुझे रामायण के पढ़म और बता रहे थे ना मेरे दिमाग में, और आप दिल का दर्द और दर्द वाली शायरी लिखने बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक ये चीज सरोकार। जब आपका दर्द जमाने के साथ हो जाएगा ना तो दिन आप शायर हो जाओ, अभी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अभी आते एक फिल्म, हाँ बहुत अच्छी चीज याद आई सर, ये नीचे वाला अनुभव और अवलोकन कैसे करें। हम लंच के लिए गए थे तो वो, हाँ ये आ गए, तो इनको कहा मैंने, नहीं राजकुमार भाई तुमको कहा था जो बेटे है ना, लंच कर रहे थे तो जो दीवार के उधर थी वहां पर एक दीदी पोछा लगा रही थी। ठीक देखा होगा आपने, लगभग तब में देखा होगा, लेकिन मैंने क्या देखा, वो पोछा लगा के मेरे पास कैमरा लाना में भूल गया, अफसोस हुआ। वो बेहतरीन क्लिक होती हो एक तस्वीर, क्या थे उधर दीवार पे कविता लिखी थी, क्या ये नए गगन का सूरज जो चमक रहा है मेरे की आभा है इसमें, और आगे में दीदी पोछा लगा रही है। ये दोनों दृश्य और इस कविता को सोचिए आप, जो ग्राउंड लेवल का कर्मचारी है या काम कर रहा है, कोई भी हो, मेहनत कर रहा है, उसी ने दुनिया को बनाई है। संयोग था कि पूछा है और पीछे में लाइन लिखी हुई है कि नए गगन का सूरज जो चमक रहा है मेरी भी आप है, मेरे को लगा वो दीदी की आप है, नागार्जुन की कविता। ये है अवलोकन। आप लोगों ने देखा पोछा मारते, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा और देखा, अवलोकन की दृष्टि को विकसित किया जा सकता है। रास्ते में आते जाते कितने सारे गड्ढे मिले, कितनी दूरियां। अभी हम लोग अच्छे गांव में रहता हूँ, सोचता था मैं धमतरी शहर पहुंच के इतना गड्ढा और इतना प्रदूषण देखा, मैं बोला अरे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, अनुभव और अवलोकन, ये बोलने में तो छोटी लगती है लेकिन दृष्टि को आप बढ़ाएंगे। तो जैसे हम जो दूसरे तरह की कविता जैसे करते हैं ना, और बाबुलत ज्यादा रहती है, वास्तव में उसमें आदर्शवादी कामनाएं रहती हैं, उसमें जज्बा ही नहीं रहता है, उसमें यह रहता है कि ऐसा अच्छा अच्छा हो, और सब उसमें हाँ अच्छा अच्छा हो, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जब आप इस तरह की कविता पढ़ देंगे तब अच्छा होना शुरू होता है। सरल भाषा में कह रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। अगर उसमें होता, थोड़ा खुल के कह रहा हूँ बातों को, कि नारी महात्मा वाला देश चाहिए, हर बात में देवी और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नारी अत्याचार होता है, तो यही होता है। ये दोनों जो कंट्रास्ट क्यों है फिर इतनी आदर्शवादी कामनाओं के होने के बावजूद? क्योंकि उस कविता में, उस साहित्य में जो भी कहा जा रहा है वो गहराई नहीं है जो होनी चाहिए, तब इनका असर पड़ेगा। इन कविताओं में लोग पढ़ते ही नहीं तो असर क्या होगा, तो समाज कैसे सुधरेगा? तो ये बहुत सारी बातें हो गई, इसमें मैंने कोशिश की कि भाई अब इतना मेरे समझ में है, उदाहरण देकर कविता सुनाकर, और समय अब ज्यादा हो गया है, तो 2 दिन है हमारे पास, उसमें और बात होगी। तो अब ये था कि नहीं, बातचीत बहुत